ओए 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 ओए। बचपन में जब क्लास 9-10 में होते हो, जब आपके हृदय में पहली बार वो प्यार उमड़ता है, तो वो हुआ था। तो इसलिए क्या बात है। हाँ, तो आपने बताया तो मुझे भी पता नहीं था कि आपने बनाया था वो। आपका जो चाइल्डहुड थोड़ा बताइए। मेरे फादर जो है वो शायर थे, बहुत ही बड़े कमाल। मेरा पूरा बचपन जो है उनकी वो शायरी और उनके जो दोस्त थे, जो जितने बड़े शायर होते थे सारे, उनके बीच में पूरा गुजरा है। जैसे वेलकम लोगों को बहुत पसंद है फिल्म, तो उसके अंदर डॉन है, लेकिन डॉन देखिए कितने लवेबल है। वेलकम की बात शुरू कर दी तो आपने, मैं आने वाला था, बट उसमें जो घोड़ा और गधा जी, उसकी वो अभी बिक रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा। बहुत बिक रहा है। मुझे मालूम ही नहीं था कि इस कदर लोगों को पसंद आएगा। मेरे को मेरी वाइफ ने, डॉक्टर आरिका बंसल ने मुझे दिखाया, तो बोले कि ये तुमको पता है, ये अनीस भाई जब हम अपने आप के बाल किए तो उन्होंने बोला कि पता है ये पेंटिंग अनीस हाँ, ने मैंने बनाई है। क्रिएटिविटी के पीछे एंटरटेनर, यू आर ग्रेट एंटरटेनर। आप सबको पता है कि आपके सारे, चाहे नो एंट्री हो, वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, भूल भुलैया हो, और जितने भी सारे तमाम मूवी, यू नो, दे हैव गिवन देम स्माइल्स। बट ये सब स्माइल आपने क्रिएट किए, उनके पीछे आपको कभी फेल्योर का, और फेल्योर से क्या सीखने को मिला, वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ। गालिब साहब का शेर था कि दर्द इतना बड़ा कि दवा बन गया। तो मैंने बोला सर ये डायलॉग है आपका, आलू ले लो कांदा ले लो। तो नाना जी मुझे बोले आप बोल कैसा बोलना है। तो बोला क्या सर नाना जी आप ऐसे बोल रहे हैं, अभी मैं आपको आप तो नहीं कुछ सोचा होगा। मैंने बोला नहीं सर मैंने कुछ सोचा नहीं। तो उन्होंने जाके बोला आलू ले लो कांदा। मैंने बोला थोड़ा सा ऐसा कर ले क्या, ऐसा देख, मैं इसलिए तेरे को बोल रहा था, पहले मैं पूछा तूने क्या सोचा है। तो वो इतनी जल्दी ग्रास्प करते हैं, इतनी जल्दी बात को समझते हैं। वो हुए हमारे अनिल कपूर साहब, उनके साथ कितनी फिल्में की मैंने, 8-10। वहाँ भी थोड़ा कुछ है, जैसे अनिल कपूर जी हो, अक्षय हो, सलमान जी हो, जितने सारे लोगों ने, अभी कार्तिक आर्यन वाला। तो क्या आप अपने डायरेक्शन एक्टर के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हो? देखिए ऐसे फिल्म मेकिंग का दूसरा जो नाम है, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज। आप अपने पर्सनल लाइफ को, खुद की जो पर्सनालिटी को, क्या आप उसको सेपरेट करते हो? ये मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है। नहीं सर, मैं जो हूँ, मैं मतलब ऐसे सहज अंदर हूँ वो मैं बाहर। हमेशा मुझे लगता है कि अगर भय रस जो है, भय, और उसके साथ जब हास्य रस बनाएंगे आप, कॉमेडी, तो वो जल होता है। यार एक जिंदगी मिली है डॉक्टर साहब, और हम लोग तो खैर ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होना है, तो हमको तो एक ही जिंदगी मिली है। तो वो जो एक जिंदगी है यार, उसको जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से और जितनी खूबसूरती से आप गुजार सके, और उस खूबसूरती के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज बारी भी है। Welcome back to another episode of series of podcasts that we do here, Rooted for Life. That means something which is at the root, which has made somebody very, very inspiring, adorable, and very, very impactful. And today we have got a very inspiring personality who is an amazing creator, created so many stuff, given so much entertainment. More so, the life behind that, you know, entertainer, the source code is that interests me actually. For that reason we say rooted for life. So हमारे साथ आज एक बहुत महान शख्स हैं, हमारे इस समय का एक बहुत बड़े क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, और मुझे क्रिएटिव लोगों से मिलने से बहुत मजा आता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं जो खुद काम करता हूँ उसमें जो क्रिएटिविटी है, वो मुंबई आने के बाद इनके जैसे क्रिएटिव लोगों से मिलने के बाद मेरे अंदर का वो क्रिएटर या क्रिएटिविटी निकल के आया है, और मुझे इसलिए बहुत मजा आता है मुंबई में जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ, और भगवान का आशीर्वाद से मुझे इनका एक्सेस है। मेरे साथ हैं द ग्रेट क्रिएटिव पर्सनालिटी अनीस बज्मी जी। आदाब, नमस्कार। पकड़ लिया मैंने आपको। अरे क्या पकड़े सर, आप बस मौका चाहिए मुझे भी आपसे मिलने का। अच्छा लगता है आपसे मिलना, बैठना, और आपकी जो महफिलें हैं वो मजा आता है सर। अनीस भाई को हम थोड़ा हाउंड कर रहे थे थोड़े दिनों से, और ये बिजी हो गए थे काम में, बट मेरी बहुत इच्छा थी कि हम ऑफ कैमरा तो बहुत बात करते हैं, तो मुझे था कि ऑन कैमरा बात करेंगे तो ये कंटेंट बन जाती है, फिर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है बाद में। तो अनीस भाई, हमने जब भी आपसे मिले हमने गाने से शुरू किया था अपना। वो मैंने पता नहीं कितने साल पहले एक फिल्म लिखी थी, शोला और शबनम, उसका जो गाना है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं अपना ट्रांसप्लांट भी करवा रहा था आपसे बाल, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि सर ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, आर्टिस्ट भी है। बिकॉज फॉर द कंप्लीट, मतलब जब तक ऑपरेशन चल रहा था, ये सब चल रहा था, एंड यू वर जस्ट डांसिंग एंड यू वर सिंगिंग दैट सॉन्ग के मैं तो क्लास 9 में था।
शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो दिल मेरा ना तोड़ो, ऐसे मोड़ पे आके मुझसे ना 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 छोड़ो, ऐसा कुछ गाना बहुत तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ब्यूटीफुल सोलर शबनम का ये गाना था और मैं क्लास 9 में था, ये मूवी आई थी, हमने स्कूल में इसको देखा था और ये गाना सुन के, ये गाने में इतना प्रेम प्यार और इनोसेंस, इतना कुछ मैसेजिंग था जो बचपन में जब क्लास 9-10 में होते हो, जो आपके हृदय में पहली बार या वो प्यार उमड़ता है, एब्सोल्युटली तो वो हुआ था। तो क्या इसलिए बात है, क्या बात है, हाँ, तो आपने बताया तो मुझे भी पता नहीं था कि आपने बनाया था और कभी आपसे मिलूंगा बाद में नहीं, जीवन उस फिल्म का राइटर मैं था और अपने गाने तो खैर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर और जो गीतकार थे उन्होंने लिखा था, बनाया था, लेकिन यस हम लोग सिटिंग में बैठे थे और हमको भी बहुत अच्छा लगा था गाने का, यार बहुत अच्छा है गाना। तो अनिश भाई आप शुरू करिए, मुझे थोड़ा ना आपका जो चाइल्डहुड थोड़ा बताइए और जी। वो जर्नी थोड़ा बताइए। पहले आपको हमको पता है कि आपने राइटिंग से शुरू करी, जी। फिर आप डायरेक्शन में आए। नहीं, मैं राइटिंग में नहीं शुरू किया अच्छा। डॉक्टर साहब। सबसे पहले एक्चुअली स्कूल के जमाने से ही, जब स्कूलिंग का सर सर मैं जो है पूरा अपने मेरे बॉम्बे में ही स्कूलिंग हुआ, तो मैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ता रहा, बिकॉज क्या है कि हर बार अलग अलग घरों में मैं शिफ्ट होता गया। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते थे? पेरेंट्स मेरे फादर जो है वो शायर थे, बहुत ही बड़े कमाल। तो मेरा पूरा बचपन जो है उनकी वो शायरी और उनके जो दोस्त थे, जो जितने बड़े शायर होते थे सारे, उनके बीच में पूरा गुजरा है टाउन में, एंड उन लोगों के बीच में बैठता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई वाज हार्डली 11-12 एंड तब से मेरा शायरी का शौक शुरू हुआ। एंड मुझे कभी ये लगा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा, कुछ ऐसा बनूंगा, बट आई थिंक राइटिंग वाज इन माई ब्लड बिकॉज ऑफ माई फादर। वो एक उनके साथ बैठने से, उनकी सोहबत में रहने से, उनके साथ जो दोस्त थे उनके साथ बैठने से ये एक शौक मेरा बढ़ता गया। एंड व्हेन आई वाज आई थिंक 14th और 15th, मैंने बहुत सारे दीवान पढ़े हुए थे, मतलब गालिब साहब को पढ़ा हुआ था, जोश साहब को पढ़ा हुआ था, और अपना बहुत बुक्स मैंने पढ़ी थी। शायरी में बहुत शौक था मेरा, एंड मेरी राइटिंग में भी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना उड़ना। तो मेरा बचपन इसलिए अलग अलग जगह गुजरा कि कभी हम 11 महीने एक जगह रहते थे, फिर 11 महीने दूसरी जगह रहते थे, फिर तीसरी जगह। तो मतलब मैंने मेरे ख्याल से घर बदले होंगे 25-30। तो उस 25-30 घर बदलने से मुझे हमेशा लगता था कि यार ये ऊपर वाला क्या कर रहा है, हर 11 महीने बाद अपना बुढ़े बिस्तर सर पे उठाओ फिर चलो। क्योंकि अक्सर ही होता था कि वो 11 महीने के बाद फिर मालिक मकान आता था कि नहीं सर इस बार हमको थोड़ा रेंट बढ़ाना है, एंड उस वक्त वो अफोर्ड नहीं हो सकता था। तो फिर हम कहते अच्छा ठीक है, हम शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ थोड़ा सस्ता मिले। तो इस वजह से चल रहा था और मुझे हमेशा लगता था यार कितना बड़ा इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला। लेकिन मुझे लगता है जो करता है ऊपर वाला, मेरा अब जाकर इस एज में ये यकीन हो गया है कि ऊपर वाला जो करता है वो बिल्कुल अच्छा करता है। आपको शायद उस वक्त समझ में ना आए, अब मेरी समझ में आता है कि जो ये मैं अलग अलग जगहों रहा हूँ, तो मैं इतने किस्म के लोगों से मिला हूँ और इतनी किस्म की बातें मुझे पता लगी है। तो शायद आज मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाता। वाह, क्या मतलब जीवन को पॉजिटिवाइज करने का क्या आपने अपनी जीवन पॉजिटिव ही है सर। और मुझे लगता है कि इंसान की अकल जो है वो एक लिमिट है उसकी, ऊपर वाले ने जितना दिया है उसको उतनी ही अकल है उसकी, उससे ऊपर वो नहीं समझ सकता है। तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पता है उसने क्या किया है। तो आई एम अ वेरी वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन, बहुत अल्लाह वाला इंसान हूं मैं। मेरे साथ जब अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है, जब बुरा होता है तो मुझे दुख नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि इस बुराई के पीछे, इस नाकामी के पीछे कोई ना कोई अच्छी बात होगी। तो मुझे ऐसा, वो कहते हैं कि जो मन का हो जाए वो अच्छा है, जो मन का ना हो वो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे कभी भी बहुत टेंशन, बहुत फिक्र, बहुत ये कि भाई मैंने ये काम सोचा था ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी है और इसके पीछे 100% बेहतरी होगी। नहीं, ये वाला क्या बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने बोला अनिश भाई आपने, कि जब इतने सारे घर आपने चेंज करे तब तो कितना, मतलब बचपन में कितना एक दुख होता होगा कि घर हर 11 महीने चेंज करे। आप बोल रहे कि इतने सारे जगह जाके लोगों से मिले और उनसे सीखने को मिला, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग पीपल, और वही आपको प्रोफेशन में। देखिए अभी जैसे मैंने वेलकम लिखी, अगर मैं उस टाउन में नहीं रहा होता, उजरे मोहल्ले में, टेमखर मोहल्ले में, सुरती मोहल्ले में, जेज अस्पताल पे, तो शायद मैं नहीं लिख पाता। इसलिए कि मैंने वहाँ सब देखा है, किस तरह लोग खड़े रहते हैं और क्या उनके एटीट्यूड होते हैं भाइयों के। वो चाहे कुछ ज्यादा बड़े हो ना हो, बट उनको ये लगता है बुलाने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल क्या है ये।
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब जैसे वेलकम लोगों को बहुत पसंद है फिल्म, तो उसके अंदर डॉन है, लेकिन डॉन देखिए कितने लवेबल है, इसलिए कि मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ के लोग भी बहुत लवेबल है। वो मतलब होशियारी पूरी करते हैं, पूरा स्टार होता, खड़े रहने का एटीट्यूड होता उनका, बट अंदर से वो सिंपल लोग हैं। वेलकम की बात शुरू कर दी तो आपने, मैं आने वाला था, बट उसमें जो घोड़ा और गधा जी, उसकी वो अभी बिक रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा। बहुत बिक रहा है, मुझे मालूम ही नहीं था कि इस कदर लोगों को पसंद आएगा। तो क्या हो गया डॉक्टर साहब कि अब वो शूटिंग ऑफ दिस सीन, पर्टिकुलर सीन, और मैंने असिस्टेंट से रात को कहा था यार एक 5-10 पेंटिंग्स लाना, शायद मुझे कोई पसंद आए तो फिर मैं वो रख सकूं, तो मुझे चॉइस होनी चाहिए। बट इन लोगों ने क्या किया था कि सारी पेंटिंग्स अलग अलग पेंटरों से बनवाई थी, तो पेंटर को कहा है कि खराब पेंटिंग बनाओ, तो वो पेंटर है, वो पेंटर जब बनाएगा तो अच्छी बनती है, तो खराब में भी अच्छा ही थी। तो मैंने इन लोगों को कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी है, बोला हाँ अच्छी बात है ना, मैंने उन्होंने से मुझे खराब पेंटिंग चाहिए कि हमारे मजनू भाई खराब पेंटर है, वो अच्छे पेंटर नहीं है, और मजनू भाई इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। तो बोले कि सर यही आर्ट है। मैंने बोला यार काम करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है शूटिंग पे, 1 घंटे की लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, मंगाओ सब, मैं देखता हूँ। तो मेरे असिस्टेंट ने किसी ने पूछा भी कि सर आपने कभी पेंटिंग की है? मैंने बोला नहीं की है। अरे बोले फिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला यार तो मैं जितना भी खराब बनाऊंगा वो खराब ही होगी, जितना भी अच्छा बनाऊंगा। मजनू भाई का। हाँ, तो मैंने बनाया, और मैं कुछ एक फिल्म थी अपने गजगामनी, उसमें थोड़ा हुसैन साहब के साथ भी इन्वॉल्व था। अच्छा। एंड हुसैन साहब जो है वो बड़े शौक से तो घोड़ा वोड़ा बनाते थे, तो मैंने कई बार तो नोट किया था, देखा था कि कैसे बनाते। अच्छा, हुसैन साहब से आपके इंस्पिरेशन घोड़े और हाँ, तो वो मैंने घोड़ा तो बना लिया। उसके बाद जब दोबारा ऊपर एक घोड़ा बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो घोड़ा बनाने के बाद मुझे लगा कि ठीक है लेकिन इसमें हंसी नहीं आ रही है, तो फिर मैंने बोला कि चलो इसके ऊपर एक और घोड़ा खड़ा करता हूँ। अब वो जो घोड़ा खड़ा किया वो बिगड़ गया मुझसे। तो अब वो जब बिगड़ गया तो मैंने बोला क्या करूं, लेकिन मुझे वो ठीक दिखने से लगा कि ये कुछ घोड़ा है, ये बकरी है, ये गधा है, ये क्या है पता नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे देख कर हंसी आई, मैंने बोला नहीं यार ये पेंटिंग ठीक है। अब सारे मेरे जो लोग हैं शूटिंग पे, मेरे जो कैमरामैन, मेरे जो असिस्टेंट, बाकी और सर बहुत खराब है सर, कुछ भी यूज कीजिए या मत कीजिए। लेकिन जब भी ये कहते थे तो वहाँ कहते पेंटिंग देखते थे, और सबसे पहले कहने के पहले उनके चेहरे पे सर ये क्या है सर। तो मैंने बोला यार ये रिएक्शन करेक्ट है कि भाई ये क्या है। तो जब उस फिल्म में भी शूटिंग में जब वो पहले खुलता वो पेंटिंग, तो वो मैंने जाके थिएटर्स में भी देखा कि लोग जब बैठे हुए देख रहे हैं ना, तो उनके चेहरे पे यही हंसियत बोलती है कि क्या है ये। तो दैट थिंग, तो मुझे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि फिल्म के लिए या कभी कभी जिंदगी के लिए सब अच्छी चीज जो है ना वो जरूरी नहीं है, कभी कभी खराब चीज जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसमें जो मैंने खराब पेंटिंग बनाई वो उस फिल्म की उस पेंटिंग के लिए बहुत अच्छाई थी। मेरे को मेरी वाइफ ने, डॉक्टर आरिका बंसल ने मुझे दिखाया, तो बोले कि ये तुमको पता है ये अनीस भाई जब हम अपने आपके बाल किए तो उन्होंने बोला कि पता है ये पेंटिंग अनीस हाँ ने मैंने बनाई बनाई। तो मैंने शूटिंग में बनाई, फिर लगाई, और इतनी कामयाब हुई, मतलब इतना प्यार मिलता है लोगों को। अभी एक बहुत बड़ी फुटबॉल टीम है, उसके अंदर 2-3 बहुत लेजेंड फुटबॉलर्स थे, तो उन्होंने भी कुछ वीडियो बनाया, पूरी पेंटिंग रखी हो, उसके बात कर रहे हो लोग, तो वेरी अच्छा लगता है, खुश होती है। तो अनिश भाई ने, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने बोला कि आपने राइटिंग से शुरू नहीं करी थी, फिर जी। किससे शुरू करी थी? मैंने अपने शुरू किया था कि मैं चाइल्ड एक्टर में 1-2-3 फिल्में की मैंने, और फिर मेरी एज ऐसी हो गई कि ना मैं छोटा रहा ना बड़ा रहा, तो उस वक्त बहुत तकलीफ हो गई थी, 12-13 साल का था मैं। देन मैं साउंड में चला गया था, तो साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने काम किया। उसके बाद मैं चला गया था आर्ट डिपार्टमेंट में, तो जो सेट वेट बनते थे उसमें किले विले मारना ये वो सब मैं करता था, और शूटिंग देखते रहता था। मेरा इंटरेस्ट बहुत था यार, मुझे बहुत मज़ा आता था देखने में। फिर मैं चला गया था एडिटिंग में, एंड देन लकीली किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे मौका मिला डायरेक्शन में काम करने का, और वो भी इतने बड़ी लेजेंड के साथ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते, स्कूल नहीं है वो, राज कपूर साहब के साथ। तो वो मैंने फिल्म की थी उनके साथ, प्रेम रो। तो 6-7 असिस्टेंट थे, आई वॉज द लास्ट वन, आई यूज्ड टू गिव क्लैप, एंड वहाँ मैंने 2-3-4 साल काम किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया एज असिस्टेंट, रविंद्र पीपर, जैनेन्द्र जैन, AC त्रिलोकचंद्र, लॉट ऑफ पीपल। एंड उसके बाद 10-12 डायरेक्टरों के साथ असिस्टेंट काम करने के बाद देन आई बिकेम अ राइटर। तो राइटिंग क्योंकि बचपन से शायरी वायरी किताब जब असिस्टेंट था तभी मुझे जब सीन्स आते थे तो मुझे लगता था कि यार इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, और मैं थोड़ा लिखता था, और अपने डायरेक्टर से मैं बात करता था कि सर ये सीन है बहुत परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, आपको ठीक लगे तो डाल दीजिए। एंड
जो ठीक लगता था उन्हें वो डालते थे। और फिर जब मैं फिल्में देखता था तो मैं देखता था कि उन डायलॉग्स पर बहुत लाफ्टर मिलता है, क्लैप्स बजती, तो एक थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे लिखना आता है, लेकिन हाँ मुझे लगा ठीक है। एंड जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं आई कैन राइट, उसके बाद देन मैंने राइटिंग पे बहुत काम किया। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने दिन में 4-4 फिल्में देखी, उन फिल्मों को मैं खुद एनालाइज करता था, इसलिए कि उस ज़माने में तो ऐसी सब चीज़ें नहीं थी जो आज तो बहुत स्कूल्स है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे फिल्म के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने मेरे बेटे को भेजा था अभी यूएस सीखने के लिए राइटिंग और सब कुछ, तो वो अपना न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में सीख के आया। तो हमारे ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं, और अगर होता भी तो शायद मैं पूरी नहीं कर पाता। तो मैंने फिर सब फिल्में देखनी शुरू की, खुद एनालाइज किया, खुद रियलाइज किया कि भाई क्या होता है क्या नहीं। आई डिडंट बिलीव इन शॉर्टकट कि भाई मुझे कल सब करना है। मुझे लगा भले ऐसे मुझे 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन मैं सीखूंगा। तो मैंने सीखना खुद से ही शुरू किया। तो मैं खुद का ही टीचर था, खुद ही। तो मैं बहुत फिल्में देखता था, एनालाइज करता था, एंड धीरे धीरे बहुत बुक्स पढ़ता था मैं, स्क्रीन प्ले पर ये वो बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। एंड धीरे धीरे मैंने फिल्में लिखनी शुरू की। एंड लकीली सारी फिल्में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म, कौन फर्स्ट वाले कौन से थे? मेरी पहली फिल्म थी स्वर्ग। स्वर्ग, राजेश खन्ना, गोविंदा, हाँ उसके राजेश खन्ना जी, गोविंदा और सारे लोग थे। बॉम्बे वाला, हाँ, बम्बई बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बहुत जगह। तो वो पिक्चर बहुत लोगों को पसंद आई, और मैंने देखी। मुझे सारे लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी। सबने कहा कि भाई राइटर आ गया, हमारा आ गया। देन मैंने सेकंड फिल्म लिखी शोला और शबनम की। फिर मैंने लिखी बोल राधा बोल। बोल राधा बोल, वो बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। उसके बाद मैंने लिखी किसन को दिल दे दिया, अपने किसन को, अपने किसन को दिल दे दिया। बहुत अच्छा। तो बोल रहा था बोल के बाद बोल रहा था बोल के बाद मैंने लिखी फिर आंखें, गोविंदा चंकी पांडे। बड़े काम का बंदर, उसमें वो है ना कालीन ने तेरा नाम तो लाल दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम। तो वो लिखी फिर वो तो मैं चंकी जी को बोलता कि उनकी ये जो फिल्म थी आपकी वाली, तो उससे वो भी हमारे हृदय में, जब मैं क्लास 10 में था तो थोड़ा मचला था। जी जी नहीं, प्रेम, फिर प्रेम। आंखें लिखी, आंखें बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद मैंने लिखी राजा बाबू, दीवाना मस्ताना। वाह, राजा बाबू, हाँ सर, बहुत सारी फिल्में लिखी, गोपी किशन, लाडला। फिर लिखी मैंने अपने मुझसे लास्ट एज ए राइटर मैं बाहर लिख के दिया था फिल्म, दैट वाज मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगी। तो आई रोट मोर देन 50-60 फिल्म्स। एंड बीच में फिर मैंने डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन का वो कैसे हुआ कि नहीं, आई वांटेड टू बिकम डायरेक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अच्छा जी, आई डोंट वांट टू डायरेक्शन आप देखते थे? या बिकॉज़ आई वाज इन डायरेक्शन, आई लर्न फ्रॉम रासा व्हेन आई वर्कड इन डायरेक्शन, एंड आई नेवर वांटेड टू बिकम अ राइटर। बिकॉज़ आपको एक बात बताऊं सर, राइटिंग का काम जो है ना बहुत ही आइसोलेशन का काम है। एक छोटे से कमरे में या बहुत बड़े कमरे में आप अकेले बैठे हैं और लिख रहे हैं, तो बहुत ही अकेले वाला काम है। हाँ, बहुत लोनलीनेस का काम है, बहुत ही आइसोलेशन का काम है। एंड मैं बेसिकली जरा खुश मिजाज आदमी हूँ, मुझे बड़ा मेला सा अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, बैठना, बात करना, ये करना। तो वो थोड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया था, और आज भी मेरा जो पहला शौक है वो है राइटिंग, इसलिए अब तो मुझे बहुत इश्क है उससे। लेकिन आई वॉन्टेड टू बिकम अ डायरेक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और मेरा प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लगा कि यार अभी थोड़ी कुछ पिक्चरें चल जाएं, नाम हो जाए, तो शायद मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मैंने शुरू किया, लेकिन अब फिल्में तो लगातार ऐसी चलती गई। मतलब मेरी 12-13 फिल्में बिगनिंग की जो है ना, वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। तो फिर मैं जो काम सोचा था मैं 3-4-5 पिक्चर में करूंगा कि अपना थोड़ा नाम होने के बाद डायरेक्शन करूंगा, वो हो ही नहीं पाया। तो वो 30-35 पिक्चरें चलती रही मेरी। मतलब साल में 1 या 2 आ जाती थी कि 2-2 आ जाती थी? 3-4। आज अगर आप टीवी में देखेंगे तो तब वो जब लिखते थे सर, मतलब मेरे लिए, मेरे ज्ञान के लिए, तो आप हाथ से लिखते थे कि कंप्यूटर? मैं अभी भी हाथ से लिखता हूँ। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद ये आदत है, लोग उस पर भी लिखते हैं और बहुत अच्छी बात है वो, बट मैं वो कलम जो है कभी यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ रखते हैं, बैठते हैं, वो जो चक्कर है ना, वो सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, और खुद ही लिखना वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तो आज भी वो लिखता हूँ अपना कलम से, और मैं उर्दू में लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं उर्दू में पूरी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो वो लिखता था मैं, और अभी भी लिखता हूँ मैं, और बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैं धीरे से फिर गया डायरेक्शन में, एंड फिर डायरेक्शन में सारी फिल्में बनाई मैंने। प्यार तो होना ही था, दीवानगी, फर्स्ट फिल्म थी मेरी हलचल,
वो अजय देवगन, काजोल, विनोद Yes, खन्ना yes. जी एंड अमरीश पुरी साहब। तो उसके डायरेक्शन बाद ने मुझे बस बताइए, जैसे आपके पास डायरेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं था, आपका नहीं राइटिंग था मेरे पास डायरेक्शन का एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा- बेसिकली एक बात बताऊं सर, कि मुझे लगता है कि डायरेक्शन की एक्सपीरियंस की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप, क्योंकि जो होता है ना कैमरे का रखना कहाँ है और लेफ्ट राइट क्या होता है, कैसे मेंटेन करना है कंटेंट, आई थिंक ये कोई भी इंसान 10 दिन में सीख सकता है। तो डायरेक्शन वो है ही नहीं। Okay. डायरेक्शन वो नहीं, डायरेक्शन है जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, वो सब पेपर पे दिख रहा है। वो जो 2 लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा है उस फीलिंग को समझना। और आपने, इसीलिए कहते हैं कि एक सीन जो है अगर आप 10 डायरेक्टर को देंगे तो 10 के 10 डायरेक्टर अलग तरीके से करेंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन तो आपके अंदर जो राइटर था उसने मदद मुझे करी लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इफ इज अ राइटर, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स एंड ही कैन विजुअलाइज द थॉट। अच्छा मेरा ऐसा शॉट है, ये है, तो उसको दिखाई देने लगता है। तो मुझे लगता है बहुत काम करता है। और ये अलग लेवल का हो जाता है डायरेक्शन, कि जो शूट करना है वो हर आदमी अलग करेगा, लेकिन किसी सीन का सेम डायलॉग लिखिए, इम्पैक्ट कम लगेगा आपको, किसी का बहुत इम्पैक्ट लगेगा। तो वो बस बात होती है। तो डायरेक्शन तो खैर मतलब मुझे हमेशा, और मैंने तो फिर खैर साहब के साथ और उसके अलावा 10-12 डायरेक्टरों के साथ एज असिस्टेंट काम किया था। तो मुझे मतलब मुझे हर चीज पता थी कि क्या होता है, कैसे मुझे होता नहीं, है। सवाल मेरा ये था कि चूंकि आपने आज ए सोलो डायरेक्टर जी प्रॉपर मतलब फुल फ्लेजेड नहीं करी थी, नो, कभी नहीं। तो उससे जो आपने डायरेक्शन वाला पहली वाली जो आपके जो प्रोड्यूसर होंगे, जी जी ये भी एक्ट्रेस भी जी, होंगे, जी। उनका विश्वास कैसा है आपके ऊपर कि हाँ नहीं, मैंने क्या फिल्में जो लिखी बहुत थी ना, तो एक बॉडी ऑफ वर्क तो बहुत था एज body राइटर। of work तो एंड अजय देवगन था और मेरी पहली फिल्म, तो अजय को ये लगा कि अनीस ने इतना अच्छा लिखा है तो ही इज अ सेंसिबल मैन एंड ही एग्रीड। एंड डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है उन्होंने भी मुझे इसलिए अप्रोच किया कि यार अनीस इतना अच्छा लगता है तो डायरेक्शन अच्छी कर सकेगा और ऐसा। तो कई मतलब ऐसा भी हुआ है कि कई अच्छे राइटर जो है अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन खैर आई वॉज लकी एंड ऊपर वाले का कुछ मेहरबानी थी, मेरे सर पे हाथ था। अगर आप अनीस बाजमी डायरेक्टर करके आप डालोगे ना उसमें गूगल पे यूट्यूब में, आप देखोगे कि आप इतने इंटेंस सीन को आप ऐसे हल्के में ऐसे कर के वो बहुत बहुत आता है हाँ, उसमें। क्योंकि क्या है, मुझे लगता है जिंदगी जो है वो इतनी सीरियस लेने की चीज नहीं है कि भाई आपने उसको जिंदगी को एक पहाड़ बना के अपने सर पे रखा हुआ है। सोच, जिंदगी जो है उसको इजी लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लोगों में प्यार बांटना चाहिए। मैं एक बात, मेरी पिक्चरों के अंदर कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े मैसेजेस ना हो भले से, एक मैसेज जरूर होता है कि यार इंसान जो है वो दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, वो आप प्यार हमेशा करे। बोलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स जो शुरू होती है वो शुरू होती है कि जब आप किसी से मोहब्बत नहीं कर पाते, नफरत करते हैं, तो आदमी आपको बुरा लगता है। फिर आपके, मुझे लगता है आज पूरे कंट्री क्यों, पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो फसाद चल रहे हैं, जो जंग चल रही है, और जितने लोग मासूम मारे जा रहे हैं, और जितनी प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट बिकॉज कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बिकॉज बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? कि हम नफरत करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को इस दुनिया में भेजा ही गया है काम के लिए कि भाई आप सबसे प्यार बांटो, सबसे प्यार दो। तो मुझे तो बहुत वैसा लगता है। तो मैं फिल्में वैसी बनाता हूँ जिसके अंदर भाई मैं डबल मीनिंग डायलॉग नहीं रखूंगा, मैं कोई चीज ऐसी नहीं रखूंगा जिसके अंदर आपको, मुझे अच्छाई जो है वो होता है। और मैं चाहता हूँ कि हर चीज हंस के, गा के, बोल के, तो 2-2.5-3 घंटे के लिए पिक्चर में लोग आए, अपनी सारी परेशानियां दूर हो जाए, उनकी सारी फिक्रें छूट जाए, हंसे और जाए। क्योंकि आज के ज़माने में आप देखेंगे डॉक्टर साहब, इतनी तकलीफ़ें हैं, लोग इतनी तकलीफ़ों में है, इतनी परेशानियों में है हर आदमी। मैं कभी कभी रास्ते में जब जाता हूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ लोगों को, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग वेरी सीरियस। तो ऐसे बैठे हैं, कोई टेंशन है। बहुत कम लोग होता है जब मुस्कुरा रहे हैं लोग, हंस रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और खुश रहते हैं। तो मेरा जिंदगी में मैंने अपना एक मकसद बना लिया है कि मैं फिल्में वो बनाऊंगा जिसमें मैं मोहब्बत बांट सकूं, मैं एक भाईचारे जो है वो अपने वो बना सकूं, लोग में उनके अंदर एक दिलों में जो है एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत को जगा सकूं। अनिश भाई, मैं एक पॉइंट मेरा छूट ना जाए कि आपको क्या लग रहा है कि जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा होगा आपको? सर मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं। टर्निंग पॉइंट मतलब हर मर्तबा कुछ ना कुछ होता गया है, और हर बार मुझे लगता है कि मैं ग्रो होता गया हूँ एवरी टाइम। तो फ्रॉम द स्कूल टाइम
और जब मेरे बड़े बाल होते थे और जब हमारे अभी भी आप बाल principal लंबे रख साहब- सकते हैं। हाँ अब तो मैं रख ही सकता हूँ, आपने जब ये किया है उसके बाद। तो जो प्रिंसिपल साहब थे हमारे, वो बिल्कुल कैंची लेके मेरे पीछे पड़े रहते थे कि कैसे बाल काट दूं। लेकिन अभी मैं कटवा इसलिए नहीं सकता था कि भाई मेरी तो शूटिंग चल रही थी, कंटिन्यू में थी, तो मैं उनके पीरियड में आने से पहले मैं जाता था बाथरूम में, जाके बाल गीले करके शर्ट ऐसे करके ऐसे पीछे बैठता था। लेकिन पता नहीं उन्हें मेरी तरफ देख के बिल्कुल नजर आ जाता था, अनीस उठो तुम इधर आओ, ये बाल क्यों बड़े। तो फिर मैं एक दिन स्कूल से भाग गया, फिर मेरे अब्बा को बुलाया गया, बहुत हुआ ऐसा। तो उस दिन भी फिर जो है प्रिंसिपल साहब ने जो सारी बातें की, उसने मेरे दिल पे बहुत गहरा असर किया। फिर मैंने अपना काम मतलब हर बार, मुझे थोड़ा सेंसिटिव आदमी हूं मैं, मुझे कोई चीज जब होती है ना तो मुझ पे असर ज्यादा करती है, भले मैं चेहरे पर ना दिखाऊं और मेरी हरकतों में ना आए, लेकिन मुझ पे असर ज्यादा करती है। फिर मैं उस पर बैठता हूँ, सोचता हूँ, और मेरे लिए जो अच्छा है, जो दुनिया के लिए अच्छा है, उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ। अनिस भाई, आपने जीवन आपका आई थिंक मोर देन 41 ईयर हो गया आपको इंडस्ट्री में, मोर देन 47 47 ईयर्स हो गए। तो 48 मतलब सब बहुत लोग हो आपको आपके सारे क्रिएटिविटी के लिए आपको याद रखते हैं, जी। बट क्रिएटिविटी के पीछे एंटरटेनर, यू आर ग्रेट एंटरटेनर। आप सबको पता है कि आपके सारे, चाहे नो एंट्री हो, वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, भूल भुलैया हो, और जितने भी सारे तमाम मूवी लोगों को इतने दे हैव गिवन देम स्माइल्स, बट ये सब स्माइल आपने क्रिएट किए, उनके पीछे आपको कभी फेल्योर का और फेल्योर से क्या सीखने को मिला, वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ देखो, गालिब साहब का शेर था कि दर्द इतना बड़ा कि दवा बन गया। तो मुझे लगता है कि जो ये कॉमेडी है, जो हंसी है, ये जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद शुरू होती है कॉमेडी। जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैंने दुख लाइफ में बहुत देखे, बहुत तकलीफें झेली है, एंड उनकी लर्निंग और उनकी वो वाला इंपॉर्टेंट है सारे नहीं, मेरे लिए भी। डॉक्टर और साहब मैं आपको बताऊं कि मेरा एक वक्त वैसे भी गुजरा है कि जब मुझे दोपहर को मतलब खाना खाए हुए जमाना हो जाता था, तो फिर मैं और मेरे एक दोस्त थे, तो फिर हम प्लान करते थे कि अरे काम करते कहाँ जाएं। अरे हमारे एक वो दोस्त थे जो फलानी जगह रहता है, लेकिन यार वो जाने में चल के 1 घंटा लगेगा, लेकिन कम से कम खाना मिल जाएगा। तो उनको शायरी वारी का शौक था और वो शायर बहुत खराब थे। तो हम जाते थे कि भाई उनकी दो, अरे यार भाई शायरी सुनाओ यार, बहुत दिनों हो गए, मजा आ गया। तो शायरी सुनाता था और हम बोलते वाह 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 वाह, और वो कहता था भाई चाय मंगा। अरे चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया, खाना ही मंगा यार। तो खाना वाना खिलाता। उसके बाद जाने के टाइम हम लोग उससे 5-10 रुपये मांग भी लेते थे कि यार बस में चले जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रोज नहीं जा सकते इस जगह पर, क्योंकि रोज जाएंगे तो फिर आपको वो ना खाना खिलाएगा ना शायरी सुनाएगा। तो वो एक टाइम होता था कि हफ्ते में एक बार जाएंगे। तो एक दिन उसका मुकर्रर किया था कि हफ्ते में एक बार। ऐसी 4-5 जगह ढूंढी थी कि एक हफ्ते में यहाँ जाएंगे, एक हफ्ते में यहाँ जाएंगे। तो कम से कम एक 3-4 जैसे ऐसी जगह थी कि 7 दिन में 3-4 दिन तो खाना खा लेता था मैं। माय गॉड। तो ऐसे भी हालात थे। तो मुझे उन चीजों ने बहुत कॉमेडी करना सिखाया कि जब आदमी की तकलीफें बहुत बढ़ती है ना, तो उसको हंसी भी बहुत आती है खुद कि यार ये क्या है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हर तकलीफ के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे मैंने यही महसूस किया कि यार लास्ट में देखा मैंने कि जो भी तकलीफें थी, ये मुझे एक पक्का और एक अच्छा और एक जो फिल्में में लिखता हूँ उस तरह के बनाने में जो मदद मिली है, मुझे इन्हीं चीज़ों से मिली है। आज में जो लोग कहते हैं कि यार आपका एक कुछ फोटे है, कॉमेडी आप कुछ लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन ये सारी जो चीज़ें, इतना एक्सपीरियंस मिला है मुझे धीरे 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 धीरे। आई एम सो थैंकफुल के ऊपर वाले का कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले और यही चीज़ों की वजह से मैं लिख पाया हूँ सब चीज़ें। मैं एक्चुअली जीवन में अभी थोड़ा सा हल्का सा कंक्लूड किया है, पूरा नहीं किया। मैं अभी 46 मेरा चल रहा है, बट जितना मैंने अपने जीवन में देखा कि जो 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 स्ट्रगल्स है, जो फेल्योर्स हैं, जो बुरे वक्त हैं, वो आपके सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं। आपके अंदर के बेस्ट चीजें निकाल के लेकर तभी आप सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार लोगों को उसमें तकलीफ हो और लोग तकलीफ में जाए, लेकिन यस मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ लिखने से, फिर पढ़ने से उतना नहीं है जिंदगी। आप जितने लोगों को मिल सको, जहाँ जहाँ जा सको, ट्रैवल कर सको। आप अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के लोगों से जब मिलेंगे और जो सीखेंगे वो अलग है। आप यूपी जाएंगे तो अलग है, बॉम्बे आएंगे अलग है, आप कलकत्ता चले जाएंगे, वहाँ का एक पेस ये डिफरेंट है। तो आपको सीखने बहुत मिलता है और आपकी जो पिक्चर आप लगा रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में लगनी है। तो ऐसा आपका मिजाज बनना चाहिए कि नहीं यार, ओवरऑल सबको अच्छी लगनी चाहिए फिल्म। अमेजिंग अमेजिंग।
ये अनिस भाई, एक सवाल मैंने आज सुबह ही सोचा आपसे पूछूंगा जी कि ये आपके जो ये है नो एंट्री वेलकम सिंग इज किंग, रिसेंट वाले में बता रहा हूँ, इसमें जो जो कॉमेडी की जो आप करते हो, जो क्रिएटिविटी, हल्का सा मुझे मेरे अपने नॉलेज के लिए, तो उसमें क्या इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग या इसके पीछे में कोई मैथमेटिक्स है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्टर्स, बट एक फॉर्मेशन होती है लिखने की। अगर आप बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो जिन्होंने ऑथर्स जो है उन्होंने लिखा है जो कुछ, अगर वो आज 50, 55, 70 साल के बाद भी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर का जो कॉमेडी है वो उसी वक्त आपको हंसी आएगी, उसी वक्त आपको रोना आएगा। इसका मतलब है कि जो आपने लिखा है उसका एक फॉर्मेशन है, एक तरतीब दी हुई है आपने, तो जब उस तरह आप लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। एंड दैट इज फॉर ऑल टाइम टू कम। वो फिर आज देखो, कल देखो, 100 साल बाद देखो, 50 साल बाद देखो। तो मैंने कई फिल्में लिखी हैं जिसके अंदर अब देखिए ना, जो तभी भी उतनी, मुझे अक्सर अभी जब भूल भुलैया 3 रिलीज हुई तो अचानक मुझे 4, 6, 10, 15 मेरे बहुत पुराने दोस्तों उनकी तरफ से और कुछ लोगों से, यार अनिल भाई क्या पिक्चर बनाई है। तो मैंने बोला थैंक यू। कौन से थिएटर में देखी? बोले थिएटर में, टीवी पे देखी। तो मैं जो चौका टीवी पे आ गई। बोले नहीं सर, भूल भुलैया 3 नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम नो एंट्री की बात कर रहे हैं, हम सिंग की बात कर रहे हैं, वेलकम की बात कर रहे हैं, हम आंखें की बात कर रहे हैं, हम शोला शॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम राजा बाबू की बात कर रहे हैं, हम दीवाना मस्ताना की बात कर। तो ऐसी जब फिल्में वो देखते रहते हैं, तो आज इतने साल हो गए लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी वही है। तो वो एक बड़ी चीज होती है। अब जो सेट में इतने सारे लोग, ये भी एक, मतलब मैंने शूटिंग थोड़ी बहुत देखी हुई है। एक बार मैं गया था, कहाँ गया था मैं, उसमें इंडियन आइडल में गया था। एक बार संजय मिश्रा जी की एक शूटिंग थी, संजय मिश्रा जी हमको इन्वाइट किया था उन्होंने राजस्थान में। बस इतना ही मैंने देखी हुई है। इतने क्रू मेंबर्स, इतने सारे केओस, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे ईगोज। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, क्या है कि बेसिकली आप क्या है, तो आज जो भी मेरे साथ लोग काम करते हैं, अभी जैसे मैं जो फिल्में बनाता हूँ उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 300-350 लोग जो है एट ए टाइम रहते हैं, और जिनको मुझे सब बताना है, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी कि हाँ भाई ये क्या बताना है, क्या करना है। तो वो कैप्टन ऑफ द शिप वाली जो बात होती है। बट मेरा क्या है कि एक बचपन से मेरा बहुत, मैं सादे मिजाज का इंसान हूँ, बहुत सादा दिल इंसान हूँ। मेरी अपनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँगा, मैं यहाँ खा लूँगा, मैं कुछ ये कर लूँगा। और नॉर्मली जब मैं लोगों से मिलता भी हूँ तो मुझे, जब तक किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, मुझे अच्छे लगते लोग। तो जब मैं आपको बहुत अच्छा लगता, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैं बहुत खराब लगूं। तो मेरा क्या है कि लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, लोगों पे मैं विश्वास बहुत कर लेता हूँ। तो मेरा उनसे एक प्यार मोहब्बत का मामला है मेरे एक्टर्स के साथ। मुझे कई लोग कहते हैं कि अनिस भाई जितनी मल्टी स्टार कास्ट फिल्में आप बनाते हैं कि इतने इतने लोग हैं, उनकी ईगोज और उसको कैसे संभालते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे कभी संभालना पड़ा, इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से फिल्में लोगों को सुनाता हूँ। सर ये है आपका, ये है आपका, ये है। मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि यार झूठ बड़े कमजोर लोग बोलते हैं, तो बहुत मजबूरी हो जाए तो अलग बात है कभी मैं, लेकिन आई नॉर्मली प्रेफर टू बी, मतलब वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करता हूँ, तो सामने वाले को पता है कि नहीं यार ही इज अ सिंपल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। एंड ये फिल्म के अंदर बहुत डूबा हुआ है। शायद हम जिस फिल्म के साथ जुड़े हैं उसमें हमसे 2% ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो है ये अनीस बद्री। तो एक विश्वास भी है, एक बॉडी ऑफ वर्क भी है, मेरी मोहब्बत भी गई है, मेरी दोस्ती भी गई है। तो मुझे इतनी तकलीफें कभी आई नहीं और मैं आराम से काम करता हूँ। तो मेरी स्पॉट बॉय है जिनको मैं चाय मंगाता हूँ, उनसे भी बहुत दोस्ती, उनके भी कंधे पे हाथ रख के मैं बात कर सकता हूँ, मैं एक्टर से भी बात कर लेता हूँ। जैसे भी मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे स्पॉट बॉयज हैं उनको मैंने कभी नाम से, ए सलीम इधर आओ, ए इमरान इधर आओ, या चाय, अरे सलीम भाई यार चाय पिला दो, अरे इमरान भाई कहाँ है चाय कहाँ है, उड़ीसा से लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो, ऐसे। तो मेरी कॉमेडी भी चलती रहती है और मैं बेसिकली आई गिव रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ पीपल, बहुत मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मैं प्यार मोहब्बत से रिस्पेक्ट से बात करूँ, तो चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान, तो वो बहुत दोस्ती हो जाती है मेरी उनसे। थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा एक पॉइंट और थोड़ा डीप में जाऊंगा इसमें जी। जो आप कॉमेडी का सीन रिक्रिएट करते हैं या करते हैं वहां, तो उनके पीछे जो है ना, हम सबको पता है कि बहुत ही वो क्राफ्ट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, बाकी कैमरामैन सब, आपको इतना सारा तामझाम है। हमको तो 1 सेकंड का मतलब मजनू की देख लिया हमने, है ना, उसको देख के हमको हंसी आ गई। बट उसके पीछे की जो प्रिपरेशंस हैं वो कितना डिफिकल्ट होता है। नहीं, वो प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है डॉक्टर साहब काफी। जैसे आई रिमेम्बर, मिसाल दूं कि आई वाज इन लोनावला
एंड मैं अपने बैठा हुआ था घर पे अपने झूले पर बैठ के मैं सीन सोच रहा था। रात को कुछ 3, 3:30, 4 बजे का टाइम होगा, तो मैं सीन बना रहा था वो वाला, अपना आलू ले लो कांदा ले लो, आलू ले लो कांदा ले लो। तो ये जो है जो डॉन है बहुत बड़ा, उसको कुछ लोग मिलके बेवकूफ बना के फिल्म का हीरो बना दिया है। तो वो सीन है, तो इतना इनोसेंट सीन था वो। तो अभी मुझे ये था कि इसका सीन जो बनाना है पहला वाला, कि इस डॉन के साथ क्या कर रहे हैं, तो क्या बनाए। तो मैं सोचते सोचते मुझे लगा यार एक काम करते हैं, वो ठेले पे आलू और कांदा बेच रहा है। तो मुझे चेहरे पे खुद हंसी आई कि यार डॉन होकर ये करेगा, कितना खराब लगेगा और कितना अजीब लगेगा। तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो रात को फिर काफी टाइम हो गया, तो 2, 2:30, 3 नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए कि जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते तो नींद सब चली जाती। तो मैंने डायलॉग लिखना शुरू किया। तो मैंने डायलॉग लिखा कि आलू ले लो कांदे ले लो। तो मैंने बोला आलू ले लो कांदे ले लो कैसे बोलेगा आदमी। तो मैं वहां पे 1 घंटा बैठ के, अच्छा मैं खुद भी करते रहता हूँ एक्टिंग, और सोचते रहता हूँ कि किस तरह आदमी बोल सकता है, कितने डिफरेंट वे में बोल सकता है। और फिर मैं एक्टर को, तो एक्टर जो है वो फिर नाना पाटेकर के लेवल का हो, तो मतलब वो क्या। तो उन्होंने मुझे बोला, सीन याद आ रहा है। तो मैंने बोला सर ये डायलॉग है आपका, आलू ले लो कांदा ले लो। तो नाना जी मुझे बोले आप बोल कैसा बोलना है। तो मैं बोला क्या सर नाना जी आप ऐसे बोल रहे हैं, अभी मैं आपको आप तो नहीं कुछ सोचा होगा। मैंने बोला नहीं सर मैंने कुछ सोचा नहीं। तो उन्होंने जाके बोला आलू ले लो कांदा। मैंने बोला सर थोड़ा सा ऐसा कर ले क्या, ऐसा देख मैं इसलिए तेरे को बोल रहा था, पहले मैं पूछा तूने क्या सोचा है। तो वो इतनी जल्दी ग्रास पढ़ते हैं, इतनी जल्दी बात को समझते हैं। वो हुए हमारे अनिल कपूर साहब, उनके साथ कितनी फिल्में की मैंने, 8-10 और करने वाला हूँ मैं आगे जाकर, क्योंकि मेरे बड़े पसंदीदा इंसान है वो। एंड बहुत जोश में काम करना, बहुत मजा आता है। सब लोग बोलते हैं कि मेरे, हाँ। और बाप रे वो तो अभी मेरे को हमको उनके माताजी की जो देहांत में मैं गया था उसमें, हाँ हम गए थे। तो वहाँ अर्जुन ने बोला बोनी जी को कि चाचू ये है डॉक्टर जिन्होंने लगाया। हाँ अच्छा हाँ, you have created a competition for me, have to come you have बोले बोनी जी you have created a competition, बोनी के बाल आ गया, मेरे लिए कंपटीशन हो गया, have to come now। बहुत जोश में, बहुत मजा आता उनके साथ काम करने में। वो हुए सलमान भाई के साथ बहुत अच्छा था, नो एंट्री ऑलरेडी, क्या कॉमेडी करते हैं वो। अक्षय हमारे अक्षय जी, ये नहीं मुझे वहाँ भी थोड़ा पूछना है, जैसे अनिल कपूर जी हो, अक्षय हो, सलमान जी हो, जितने सारे लोगों ने अभी कार्तिक आर्यन वाला, तो ये क्या आप अपने डायरेक्शन एक्टर के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हो? नहीं सर, आपको है ना ऐसा करना पड़ता है कि आपको अगर ये पता लगे कि ये एक्टर काम कर रहा है, देखिए एवरी एक्टर हैज अ पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स। ऐसा नहीं है कि किसी में कोई नेगेटिव। तो एज ए राइटर, एज ए फिल्म मेकर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि ये आदमी की ताकत ये है एंड ये थोड़ी सी वीकनेस है। तो उस वीकनेस को कैसे आप कम से कम दिखाएं या ना दिखाएं, और उस ताकत पे काम करें। तो दिस इज, और मैं वैसे भी अपने डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं लिखते रह रहा हूँ, तो मैं खुद जो है ना बोलता हूँ कि फिरोज खान साहब है तो उनकी स्टाइल में बालूंगा, अभी हम जिंदा है फिर मैं लिखूंगा। तो वो नाना जी है तो फिर उनकी स्टाइल में लिखूंगा, भगवान का दिया बस सब कुछ है, शौहरत है, दौलत। तो मैं थोड़ी एक्टिंग कि कौन एक्टर कर रहा है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है आपके कैरेक्टर्स में और लिखने में। एंड जब मैंने देखा है कि मैंने जहाँ पॉजेस को मैं लिखता हूँ, अगर एक्टर वो फॉलो कर रहा है, जैसे एक नदी बहती है ना, वैसे डायलॉग बहने चाहिए और बहते हैं। मैं बहुत फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, मैं वो भाषा, वो जबान यूज करता हूँ जो आज हम आपस में बात करते हैं। तो मेरे जो डायलॉग्स हैं उसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एज ए डायरेक्टर ये भी हूँ कि अगर आपने कुछ यहाँ बोल दिया, कुछ वहां बोल दिया, लेकिन व्हेन आई एम गेटिंग द मीनिंग, तो आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट बहुत फिक्स कि भाई मैंने ये लिखा है, यहाँ का लिखा है तो काई लिखिए, जो लगना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, इतना महसूस किया है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं लिखता हूँ और जब डायलॉग मैं खुद लिख के उनको देता हूँ, तो वो 2-3 मरतबा पढ़ते हैं तो एक फ्लो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बहुत मरतबा उस डायलॉग को बोल के देखा, मतलब एक व्यवहारिक लेवल पे रखा था, देखा है मैंने, खुद भी बोल बोल के देखा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, कानों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये वर्ड बहुत खराब लगता है कान को, नहीं इसके बदले क्या लिखना है, तो वो सब बहुत मेहनत है, वो है। एंड जो नॉन कॉमिक लोग होते हैं उनसे कॉमेडी करवाना, मुझे लगता है कि सिचुएशन अगर आपकी अच्छी है तो भले से वो ना कॉमेडी करे। देखिए सबसे अच्छी बात तो क्या है कि उसका कोई मतलब बदलाव, उसका कोई वो नहीं है ऑल्टरनेट। अगर आपके एक्टर्स अच्छे हैं तो ये आपके लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आपने जो लिखा है उसको वो 4 चांद लगाए कि आपको भी लगे कि क्या बात है। और फिर अगर एक्टर ठीक नहीं है, अगर आपको ये एहसास हो गया है,
तो फिर आप उसकी डायलॉग्स में ऐसा कुछ लिखते हैं कि भाई वो ऐसा कर दे और ठीक ठीक करेगा तो भी कॉमेडी आएगी, लेकिन वहां मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्टर अच्छा, एक्टर जो अच्छा होता है, मतलब एज ए डायरेक्टर मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आपको एक्टर्स अच्छे मिले परफॉर्म कर सके। तो बिकॉज लास्ट में जो ऑडियंस है दे आर वॉचिंग, दे आर सीइंग द एक्टर्स। तो हमने जो भी लिखा है, जो भी किया, उनके थ्रू आ रहा है, तो वो जब इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, एंड वो इंटरेस्टिंग कैसे होंगे उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं कि भाई मजनू भाई खड़े कैसे होंगे, उनका कंधा थोड़ा सा झुका होगा, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो लेकिन फिर करने वाले तो वह हैं। आज अगर अनिल जी नहीं होते तो वो जो स्टाइल है उनका खड़े रहने का, ऐसा करके, वो नहीं हो सकता था। तो बहुत फायदा होता है कि अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ अच्छा किया है और अगर अच्छा एक्टर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो as a director, Anish Bajmi directs the actor or directs their energies? बोथ, थोड़ा गहरा है। बोथ। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि एक्टर तो खैर माशाल्लाह हमारे अनिल जी बहुत है, बट उनकी जो एनर्जी है वो अलग लेवल की है। एक्टर मतलब बेमिसाल है हमारे नाना जी, बट उनकी अलग एनर्जी है शूटिंग पे। वो कई मेरे एक्टर हैं जिनका है कि भाई अभी जैसे अपने बहुत डिसिप्लिन है हमारे अक्षय जी, इतने बजे आएंगे, इतने बजे आएंगे, लेकिन उनको एग्जैक्टली मालूम है कि यार सीन ये ऐसा है और इसमें ये मुझे करना है। तो उनका मतलब मुझे लगता है कि आपको दोनों के साथ करना पड़ता है, एक्टर भी और एनर्जीज भी। मतलब उन एनर्जी को आप यूज करते हो। या बिल्कुल। नेक्स्ट मेरा जो है एरिया है जी कि जैसे आपने कुछ आपने क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है जी, तो आपके पास क्रिएटिविटी है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जी, बट बजट का रहता होगा। देखिए ऐसे फिल्म मेकिंग का दूसरा जो नाम है, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज कॉम्प्रोमाइज ना किए बिना फिल्म बना रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अननोन तकलीफें आनी है। आपने हर चीज प्लान की है एंड अचानक सेट पे पता लगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स आनी है, कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं। आपको उस तरह कॉम्प्रोमाइज करना है कि जब फिल्म लोग देखें तो वो कॉम्प्रोमाइज ना दिखाई दे। तो वो मुझे लगता है डायरेक्टर जो है बहुत ही अच्छा और काबिल होता है जो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी वो उसका हल निकाल सके उस प्रॉब्लम का, और उसको इस तरह से करे कि पता ही नहीं लगे कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज शूटिंग अ सीन ऑफ रेडी, तो वहां कुछ 30-32 एक्टर्स थे, हमारे दादा भी, दादी भी, माँ भी, बहू भी, ये भी, और सलमान भाई भी थे। और वो सेट जो है वो उसका लास्ट डे था कि भाई टूट नहीं है, तो वो सीन हमें करना बहुत जरूरी था। एंड सलमान भाई आए, उन्होंने मुझे बताया कि देखो नहीं यार मेरी आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो आंख काफी उनकी बड़ी हो गई थी एंड रेड, तो अब उस आंखों के साथ शूटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि वो सेट टूट जाएगा, तो फिर इतना महंगा सेट दोबारा लगाना बहुत प्रॉब्लम है। या अगर मैं कहीं शिफ्ट करता हूँ सीन तो शायद ये ग्रैंडर ना आए। तो मैंने भाई को बोला, मैंने बोला क्या हमारे सर मुझे ज़्यादा घटा दीजिए। अरे बोले क्या होगा अनिल भाई, क्या है, ऐसा हो ही नहीं। मैंने सर आप बैठिए ना, भाई आए तो चाय वाई पीजिए, कॉफी पीजिए, मुझे ज़्यादा घंटा दीजिए। अब मैं बैठा सोचने के लिए क्या करेंगे, और मैंने उसका रास्ता ही निकाला कि मैंने बोला कि काम करो भाई, कितने एक्टर है? बोले सर कि 28-30 एक्टर थे। मैंने बोला सबके लिए काला चश्मा मंगाओ, तो वो चश्मे आ गए। मैंने भाई को बोला कि सर आप तैयार हो जाओ। बोले कि कैसे कर रहे हो? मैंने बोला सर सबने चश्मे पहने काले, आपने भी पहने। बोले क्यों आपने पहने? तो मैंने बोला उसमें एक डायलॉग में डाला है, पिक्चर के अंदर डायलॉग डाल दिया मैंने, वो एक लॉजिक के लिए कि दादा वो यही पूछता है कि हमको सबको चश्मे क्यों बना दिए? बोले इसलिए कि मैं जो बात अब कहने वाला हूं उसको कहने के बाद हम सारे लोग एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला पाएंगे। अब आप देखिए कि वो सीन उससे बेटर हो गया, जो अगर मैं विदाउट चश्मे कर, तो उसके अंदर जो बुढ़ी अम्मा है उन्होंने भी चश्मा पहना, वैसे देख रही है, वो जो एक दादाजी है उन्होंने भी चश्मा पहना, छोटे बच्चे ने भी चश्मा पहना, ऐसे 28 आदमी चश्मा पहने हुए, तो सीन बहुत नया हो गया। तो सम टाइम अच्छा भी इम्प्रोवाइजेशन। तो आपको कितने जल्दी फैसला करना है, कितने जल्दी उसका शॉर्टकट निकालना है, और कितने आसान तरीके से और कम खर्चे के अंदर आपने कुछ सोचा है, दैट इज अ क्रिएटिविटी। कि भाई हाँ आपने उस तरह, मुझे नहीं लगता कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज फिल्म बहुत तकलीफ आती है, कभी कभी ये अननोन तकलीफें आती है, अननोन तकलीफें, भाई पता ही नहीं क्या होना है, या नहीं, तो यू नेवर नो। आप ये बोल ही नहीं सकते कि भाई कुछ भी होगा मैं रोक दूंगा शूटिंग। नो, आपको शूटिंग कर रही है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप कितना जल्दी कर सकते हैं और कितना इफेक्टिव कर सकते हैं। जो आपके जो कमर्शियल मूवीज होते हैं इतने बड़े बड़े, उसमें तो फाइनेंशियल रिस्क तो है। ये जो मैंने आज, मैं बॉम्बे में इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरे को इतने सारे प्रोड्यूसर लोगों से मिलता हूँ, बोनी जी मेरे बिल्डिंग में जी, तो बोनी जी की जो मूवी थी मैदान जी, उन्होंने बहुत टाइम पैसा लगाया लगाया और
मुझे वो मूवी इतनी अच्छी लगी, मैं बहुत। तो बहुत कम मूवी देखता हूँ लेकिन इतनी अच्छी लगी थी मैंने उसको 4-5 बार देखा, जी बट कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं नहीं हुई हुआ। successful। तो आप लोग कैसे, हाउ यू थिंक ऑफ दैट रिस्क टेकिंग देखिए डॉक्टर साहब क्या है कि ये जो कमर्शियल फिल्म्स? हाँ आपको मैं बताऊं कि फ्राइडे जिस दिन लगती है पिक्चर उसके पहले यू कैन नॉट से फॉर एनी फिल्म कि नहीं ये फिल्म चलेगी, ये हिट होगी ही, इसलिए कि इट इज नॉट अ मतलब साइंस नहीं है कुछ, ये एक फीलिंग है। तो आपको पता ही नहीं है कि भाई हम जो बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी नहीं होगी, हमें एक बात पता है यार ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है बहुत, मुझे इसकी शूटिंग पे आने में खुशी महसूस होती है, मैं थकता नहीं हूं, मुझे मजा आ रहा है। इफ आई एम एंजॉयिंग तो बस मैं उतना समझ सकता हूं कि भाई मैं एंजॉय कर रहा हूं, और मैं भी ह्यूमन हूं यार, तो अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं तो आप जो लोग देख रहे हैं क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। समटाइम आदमी से रॉन्ग हो जाता है, बड़े बड़े फिल्म मेकरों से हुआ है, बड़े बड़े फिल्म मेकरों से कि उन्होंने कुछ सोचा है लेकिन फिल्म बहुत खराब गई है, इसका मतलब ही नहीं कि भाई उनके, लेकिन ज्यादातर उनकी फिल्म अच्छी गई है, तो वो एक कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन यू नेवर नो अबाउट द फिल्म, आप पूरी प्लान करते हैं। ये आप बहुत सोचते इंपॉर्टेंट हैं। है मेरे को आपसे जानना, और आई एम श्योर जो लोग देखेंगे कि आपको मतलब अंदर से गट फीलिंग होती होगी कि बेटर होने वाली है, बट वो हो सकता ना भी हो जाए। मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब कि मैं तो इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं जो फिल्म बना रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में जितनी फिल्में बनाई उससे जो बेस्ट फिल्म है वो अभी ये मेरी आ रही है, आना भी आए चाहिए। ना आए, लेकिन मेरी जो एक्साइटमेंट होती है, मेरी जो खुशी होती है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं सेट पे इतना खुश रहता हूँ, बहुत लोगों को पता भी है कि अगर मेरे से कोई काम करवाना हो तो सेट पे कहने ऐसा ऐसा काम है तो मैं आ जाएगा कर लो, मतलब मैं इतना खुश रहता हूँ, और मेरी जो एनर्जी होती है मतलब शूटिंग पे कि मैं यहाँ भाग भी रहा हूँ यहाँ दौड़ भी रहा हूँ, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं कि भाई डायरेक्टर की तरह एक मॉनिटर पे मैं बैठा हुआ हूँ, माइक पे खाली बोल रहा हूँ, मैं खुद भागता हूँ खुद देखता हूँ, ये मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत मजा आता है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 घंटा, वो 8 घंटा हो शूटिंग, 12 घंटा हो, 24 घंटे कर लीजिए, तो मैं जैसे आया हूँ सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, वही एनर्जी मेरी नेक्स्ट डे रात के 8 बजे तक रहेगी, तो वो मेरी खुशी है, तो वो मेरी एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है फिल्म जो है वो एक पैशन है, कोई ग्रामर नहीं है उसका, एक पैशन है, एक पैशन, आपका कितना पैशन है, आपका कितना जुनून है फिल्म को बनाने में, मुझे लगता है आप कितने ईमानदार हैं अपनी फिल्म के साथ, आपने कितनी चीजें सेक्रीफाइस की है, प्लान किए और बैठे हैं आप, तो मुझे लगता है मेहनत, लगन, ईमानदारी, पैशन, जुनून, ये कुछ चीजें अगर ये आप में हैं तो आप फिल्म अच्छी बना लोगे। तो खाली अनिश भाई वो खाली फिल्म के लिए नहीं, किसी भी चीज जीवन में, किसी भी कुछ भी प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम इज सब गॉड जरूरत कि मैं कई आज बच्चों को मिलता हूं तो उनका शॉर्टकट मुझे अच्छा नहीं लगता कि दे वांट टू गेट एवरीथिंग टुमारो, ना ये करना है ये करना है ये करना है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी दुआएं उन सबके साथ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भैया ये काम है, अगर आपको 100 माला चढ़ना है तो अब 5 मिनट में नहीं चढ़ सकते, तो आपको पता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, अब उसके अंदर कितना छोड़ बनाना है, कितनी मेहनत करनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर चीज बस कट कल मिल जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था मेरी राइटिंग के बारे में, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे कल समझ में आ जाए, मैंने बोला मुझे 5 साल लगे समझने में कि व्हाट इज अ स्क्रीन प्ले, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो मैं मार्क करता था कि अच्छा ये बात होती है, अच्छा ये बात होती है, फिर मैं वो फिल्में देखता था, मुझे लगता था कि इस पर्टिकुलर सीन पे मुझे आंसू क्यों आए भाई, तो फिर मैं एनालाइज करता था कि अच्छा इसका पहले ये सीन उन्होंने डाला था और ये हुआ, तो वो खुद ही एनालाइज किया और सीखा समझा, और आज जो भी थोड़ा बहुत मुझे काम आता है राइटिंग का या डायरेक्शन का, जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं अपनी फिल्मों में भी इतनी हार्ड वर्किंग करता हूं कि कल को अगर अल्लाह नहीं करे कोई 19-20 चीज भी हो जाए तो मुझे एक गम नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत में कमी की, मैंने मेहनत बहुत की, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, आगे फिर अल्लाह की मर्जी। यस, उसी को परमन चौगानंद जी, बोलते हैं जी। कि डू योर बेस्ट Then leave it Then leave to up to God. God, yes. Yeah. जब You cannot do anything more. जब परमन चौगानंद को लोग पूछते हैं कि ब्लेस मी, तो बोलते हैं कि यू ब्लेस योर सेल्फ फर्स्ट, कि तुम अपना एफर्ट 100% तो पहले लगाओ, तभी आप ब्लेसिंग। Absolutely. आपका अनिश भाई ये जो अब ओटीटी वर्सेस मेन स्क्रीन, तो इसमें थोड़ा कुछ बोलेंगे आपको, क्या आपको देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि OTT इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोगों को काम मिला, कितने लोगों को पहचान मिली, कितने लोगों की रोजी मिली, कितने लोगों ने घर अपने चलाए, एंड आई एम मतलब मुझे याद है कि जब ये कोविड आया था, अगर शायद
OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाता, इसलिए मैं फिल्में देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरा एक जमाना था जब मैं दिन में 3-3 4-4 फिल्में देखता था, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया, तो मैंने एक प्लान किया था कि मैं दिन में एक फिल्म तो जरूर देखूंगा, और ये मैं बरसों से कर रहा हूँ। तो आई वॉज इन माई लोनावाला हाउस एंड आ गया हमारा ये लॉकडाउन, एंड मैंने इतनी चीजें देखी, एंड मैंने जो शायद मैंने उस टाइम पे बिजी होने की वजह से नहीं देखा था, एंड मैंने रियलाइज किया कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ एक चीजें जो आप शायद स्क्रीन पे नहीं ला सकते हो, या उतना एक बजट अलाउ नहीं करता है, जो भी रीजंस और होते, वह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये अपनी जगह है, फिल्म अपनी जगह है, वो दोनों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए जो बड़ा स्क्रीन होता है उसका एक जादू अलग है, एंड एक अब होता है कि भाई आप एक कम्युनिटी व्यूइंग है कि लोग भी बैठे हैं। अगर आप कॉमेडी फिल्म देखिए, अगर आप लोग भरे हुए हैं, बैठे हैं, आपको और मजा आएगा, क्योंकि वहां से कुछ लाफ्टर होगा, कुछ वहां से लाफ्टर होगा, कुछ ऐसा होगा। कई लोगों का लाफ्टर बहुत अजीब होता है, तो उस पर भी आपको कहती है, तो बहुत अलग अलग चीजें होती है। लोग देखिए, आप गौर करें कि हर आदमी हंसता कैसा है, तो वो सब डिफरेंट है। जैसे फिंगरप्रिंट है लोगों के, सब डिफरेंट है, ऊपर वाले ने बनाया। वैसे देखिए, आप हंसी भी सबकी अलग अलग होती है, कोई बहुत अजीब हंसता है, कोई ऐसा हंसता है, कोई ऐसा हंसता है। नहीं, मैंने कल पूनम मैम थी हमारे साथ, पूनम ढिलो मैम, तो मैंने बोला कि मैम मेरे को रमेश तौरानी जी, हमको शादी में गए थे अभी, मैंने बोला कि रमेश जी ने बोला कि ये धुरंधर मूवी देखना, 20-30 साल में से मूवी बनती है। तो मैंने बोला कि मैं तो मूवी वैसे देखता नहीं हूँ, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और हॉल में शायद उसमें आ गया ऐसा नेटफ्लिक्स पे, मैंने अपने स्टाफ को डाउनलोड करके देना, फ्लाइट में देख लूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैडम ने भी बोला थिएटर में देखना, उसका अलग मजा है। तो वही मैं बता रहा था कि जो बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने का मजा है, वो जो जादू है, वो बहुत बड़ा है, बहुत कमाल है। आप घर में देख रहे हैं, हर चीज आपके कंट्रोल में, आपने रोक दिया, मैं कॉफी पी के आता हूँ, फोन भी आ गया, तो आप देखिए कि जो कंटिन्यू देखना होता है कि एक जगह, तो आपको पता भी लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट लोगों को दी जाती है, तो वो थोड़े से 10 पेज पढ़ते रख देते हैं, फिर 20 पेज पढ़ते हैं, कभी आपको इम्पैक्ट, जो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, आपको जो सच्चाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं गैप में, इंटरवल पे, लेकिन फिल्म तो आप साथ में देखने वाले हैं। तो जब आप पहला शुरू किया और वहां से दी एंड करते हैं स्क्रिप्ट पढ़ने में भी, तो आपको मालूम पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट मुझ पे क्या आया है। तो ऐसे ऐसे करके इंटरवल के साथ पढ़ेंगे, तो जो स्क्रीन है उसका अलग मजा है। इसने बहुत अच्छे OTT ने चीजें बनाई हैं, बहुत लोगों को काम मिला है, बोथ आर फैंटास्टिक एंड आई वांट टू डू बोथ। मुझे जो लग रहा है कि जो पैंडेमिक हुआ जी, उसके बाद का जो इफेक्ट थोड़ी सी 20, 21, 22 तक रहा, वो मेरे ख्याल से हट गया होगा, कि अभी भी आपको आपका माइंडसेट जब मूवी बनाते हैं कि उसके हिसाब से, जब मैंने फिल्म बनाई भूल भुलैया 2, आई वाज वेरी स्कैर्ड, बिकॉज उस टाइम पे आपको याद होगा सर, कोई फिल्म नहीं चल रही थी, कोई फिल्म नहीं चल रही थी। लोग कह रहे थे नहीं कि कोविड है, 22-23 की बात, एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड, एंड नॉट ओनली मी, माय प्रोड्यूसर्स, माय एक्टर्स, एवरीबॉडी इज वरीड कि क्या होगा इस पिक्चर का। बट ऊपर वाले ने कुछ ऐसी मेहरबानी की कि वो फिल्म लोगों ने देखी, उन्हें पसंद आई, और इतनी बड़ी हिट हुई। लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि भाई, एक उस जमाने में जो वक्त में हमारी फिल्में लगी थी, उसमें भूल भुलैया 2 को लोग ये मानते हैं कि भाई एक नई उम्मीद उसने जगाई थी फिल्म लाइन में। क्या ऐसा नहीं है कि भाई लोग थिएटर में आना बंद कर दिए, आप अच्छी पिक्चर बनाओ, लोग आएंगे। तो एक उम्मीद उसने जगाई थी लोगों में, क्योंकि वो बहुत, उसके आगे पीछे सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी काफी। तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी होगी ना, तो लोग आते हैं, देखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब लोगों को अपना ये है कि वेट करते हैं कि चलो 2-3 दिन बाद देखते हैं, और अगर कोई बहुत ऐसी फिल्म है जो उनको एक्साइट नहीं करती कि नहीं ये जगह थिएटर में ही देखनी है, तब तक लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, अभी OTT पे आके देख लेंगे। तो वो एक फर्क जरूर महसूस हुआ, लेकिन कुछ एक फिल्में हैं, और वो लोग जो है, आप कितना एंटिसिपेशन, कितनी क्यूरियोसिटी ऑडियंस में बना सकते हैं अपनी फिल्म को लेकर, तो वो देखते हैं पिक्चर। और आप देखिए, गौर कीजिए कि पहले की जो फिल्में हिट भी होती थी, उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट था। अब सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, अब जब हिट होती है तो बहुत बड़ी हिट होती है, 1000 करोड़। फ्लॉप होती है तो बहुत ज्यादा फ्लॉप होती है। पहले जब हमारे काफी पहले बीच में था कि भाई ठीक है, मैं नुकसान नहीं हुआ, अच्छी गए, थोड़ी कमा लिया, थोड़ा ये कर लिया। अब वो बीच वाला मामला खत्म हो गया, यहाँ है और यहाँ है। अनिश भाई, आप जब मूवी बनाते हैं तो आप क्रिटिक्स के लिए बनाते हैं सोच के, या आप मैसेज के लिए, या फिर अपने कन्विक्शन के लिए? नहीं, मैंने अपने आप को खुश करने के लिए कभी फिल्म नहीं बनाई, नहीं क्रिटिक के लिए बनाई। मैंने फिल्म बनाई मैसेज के लिए। अच्छा, देखिए क्या है डॉक्टर साहब, ऊपर वाला सबको खुश नहीं रख सकता, तो इट इज वेरी
मतलब नॉट पॉसिबल कि मैं मुझसे सारी दुनिया खुश हो जाए। तो कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, बट मैं एक मासेस की बात कर रहा हूँ कि आदमी जाए, खर्चा कर रहे हैं आप तो एक टॉर्चर कर रहे हैं उन पे फिल्म में बुलाकर। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई इस कुर्सी से आप 3 घंटा हिलेंगे नहीं, तो इट इज अ टॉर्चर, काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्चर। तो आप 3 घंटा लोगों को बिठा रहे हैं, ऊपर से यहाँ मैं अंधेरा कर दूं और टॉर्चर, तो और टॉर्चर है। उसके बाद में आपकी जेब में से पैसे भी निकाल लो। अब उसके बाद आपने फिर जो फिल्म बनाई वो टॉर्चर। तो आदमी मतलब उसको हक है कि बाहर जाके चिड़ेगा, गुस्सा करेगा, आपको गालियां देगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यार लोगों का हार्ड एंड मनी है, खर्च कर रहे हैं, आपको मेहनत करके अच्छी तरह से पूरे ऐसी फिल्म बनाओ कि लोगों को मजा आए। अब वो मजा आने में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है यार ये वो, तो आई डोंट, मतलब मैं चाहूंगा कि उनको भी मेरी फिल्म अच्छी लगी, क्रिटिक को भी, और ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट यस, वो एक कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनके लिए फिल्म नहीं बना सकता। मैं बनाता हूँ उनके लिए। मास्टर्स के लिए बनाते हैं। कोई ऐसी मूवी हो जो आपकी उम्मीद बहुत थी, जैसे आपने सुना बोला कि आपको अंदर से फीलिंग्स आ जाती थी, आपको लगा ये जाएगी बड़ी, और अच्छा नहीं करा उसने। होता है, एक फिल्म में बनाई थी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उसमें मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती, बड़े अच्छे अच्छे सीन थे, बहुत मजा, बट वो फिल्म उतनी नहीं चली, तो दुख होता है। और मुझे दुख अपने से ज्यादा होता है मेरे प्रोड्यूसर के लिए कि एक आदमी ने मुझ पर विश्वास किया। वो एक्टर्स के लिए होता है कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मैंने फिल्म बनाई और समहाउ मतलब मैं नहीं समझ पाया कि भाई क्या रॉन्ग हो गया और गलत हो गई, पिक्चर उतनी नहीं चली। तो मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी मैं उस जगह आ गया हूँ, मतलब कि ऊपर वाले की एक मेहरबानी है कि मेरी फिल्म अच्छी जाए, बहुत अच्छी जाए, थोड़ी ठीक नहीं जाए, काम मुझे मिलता रहा है हमेशा से। पीपल आर, मतलब उनका कुछ प्यार है, मोहब्बत भी है मुझसे, एंड एक इतना बॉडी ऑफ वर्क हो चुका है कि उनको सबको मालूम है कि भाई परसेप्शन मेरे लिए बन चुका है कि नहीं यार, ही नोज हिज वर्क एंड इज अ रीजनेबल पर्सन सब। तो ऐसा नहीं कि अरे भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी, अरे क्या होगा, लेकिन उसको मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ मेरी हर फिल्म काम करें। कोई ऐसी मूवी हो जिसपे वो बजट इतना खर्चा नहीं हुआ लेकिन उसने छप्पर फाड़ दी? मैं देखिए बताऊं अपना डॉक्टर साहब की, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि भाई आपके दिमाग में है कि आपको चांद पे जाके शूट करना है, तो इतना आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बजट्स भी कई मतलब फ्लॉप्स होते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए इस हीरो लिया, इसको लिया, हीरोइन है, ये एक्टर है, यार ये इतनी बजट में बननी चाहिए। अब उसके 3 गुना 2 गुना आपने बनाया है, तो दैट इज योर मिस्टेक, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम बजट फेल्स। फिल्म, यही फिल्म जो आपने शायद 1 रुपए में बनाई है, अगर ये आपने 50 पैसे में बनाई होती तो कामयाब होती, इसलिए कि इसने 75-80 पैसे का फायदा किया है। तो समटाइम वो दिमाग में रखना पड़ता है। एंड आई एम अ वेरी रिजनेबल मैन, मुझे समझ में आता है कि नहीं ये सीन मैं ऐसा करूंगा, इसमें थोड़ा खर्चा करूंगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बिकॉज मैं मेरी स्क्रिप्ट पे बहुत बिलीव करता हूँ। क्या ये कॉमेडी वाला थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे सोशल मीडिया आ गया, कॉमेडी की परसेप्शन या कॉमेडी की क्रिएटिविटी में थोड़ी सी चेंज आई है? बदलाव जो है डॉक्टर साहब हमेशा होगा और होता रहना चाहिए, और उसको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं कुछ देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे हंसी आती है यार, क्या क्या लिखते हैं, कमाल कमाल, इतने मतलब क्रिएटिव लोग हैं हमारे यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीजें जो है, इस बार गवर्नमेंट ने क्रिएटिविटी के लिए अलग से इस बार डाला है, फंड रखा हुआ है उन्होंने क्रिएटिविटी सिखाने के लिए, स्कूल्स में सिखाएंगे। वाह 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 वाह, मुझे नहीं पता इस बारे में। खैर, तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि लोगों का मिजाज ये है, आज बदलाव होगा। आप अगर अपने 100 साल पीछे ही रहेंगे, 50 साल पीछे रहेंगे, मुझे लोग बोलते हैं कि भाई टचवुड यार, गॉड इज सो काइंड, कि आप कई फिल्में लिख चुके हैं, कई बना चुके हैं, और आज भी मतलब लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो वो कैसे आपने मेंटेन किया? इसलिए मैंने वक्त के साथ बहुत चेंज किया है। अगर आप मेरे असिस्टेंट देखेंगे तो ये सारे बच्चे हैं 20, 25, 27, 28, 30, मैक्सिमम 20-22 साल के बच्चे, और ऐसा भी नहीं कि मेरे उनके साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं है। मैंने कभी भी अपना वो गैप नहीं रखा कि भाई दे कांट रीच मी एंड दे कांट टॉक टू मी, मेरे से डर के रहे। मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा असिस्टेंट कहीं कोने में जाके फोन पे बात कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसकी हरकतों से मुझे पता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है, तो वो आकर मैं पूछूंगा उससे, ये सब बनता सब मम्मी से बात कर रहा था, अच्छा मम्मी से बात कर रहा था, तो मुझे मालूम है। तो वो मेरे कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है। फिर मैं उनके कंधे बात रखी, अच्छा गया वो, तो मैं सब, तो अपने आप को अपडेट रखना वो तो बहुत जरूरी है। तो इनसे सीखना चाहिए जो आज क्रिएटिविटी सोशल मीडिया में हो रही है। आप देखिए क्या क्या मजा आता है। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, है ना, आपने ये तो सबको पता ही है।
आप अपने पर्सनल लाइफ को खुद की जो पर्सनालिटी को क्या आप उसको सेपरेट करते हो? ये मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है। नहीं सर, मैं जो हूँ, मैं मतलब ऐसे सहज जो अंदर हाँ हूँ भी। वो मैं बाहर हूँ। मैं जैसे घर में हूँ वैसा बाहर हूँ। और मैंने अपने आप को कभी भी चेंज बहुत नहीं किया, क्योंकि मैंने हर वो चीज चेंज की है जो कमियां थी मुझ में। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं ठीक इंसान हूँ, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी। एंड मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत ही जो दिखाई देता है, जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, मेरे मन में भी वही है। मेरे चेहरे पे बहुत जल्दी नजर आ जाएगा अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ तो। आई एम नॉट अ गुड एक्टर कि भाई उतना मैं एक्टिंग कर सकूं कि मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है और मैं उससे इस तरह बात करूंगे, मालूम पड़ जाएगा। मुझे कोई गुस्सा आएगा तो आप मेरे चेहरे से मालूम कर सकते हैं। मुझे कोई मजा आएगा, किसी से प्यार है, किसी से मोहब्बत, मेरे चेहरे पे सब रिफ्लेक्ट होता है। एंड आई वांट टू बी ऐसे ही सिंपल रहना चाहता हूँ। मुझे उतनी बनावट नहीं करनी है अपने आप में कि भाई मैं बनावट करके जीऊं और मैं अपने आप को चेंज कर दूं। मैं जैसा हूं, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी किया उस तरह। सारे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए कि मैं ठीक है, तुम मैं वैसे रहना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैं जो खुद हूँ, मेरे अब आप चेहरे पे भी देखिए सब ना कुछ आ सर, आप जाता है। देखिए ना, आप जब मुझे दावत देते हैं आपके घरों में, जो महफिलें चलती है जहाँ पे जबरदस्त हमारे शायर आते हैं, जबरदस्त गाने वाले आते हैं, इस तो आप महीने देखिए मैं इंसान ही दूसरा बन जाता हाँ हूँ एकदम। कि मैं इतना खुश रहता हूँ और मेरी जो वाहवाही चलती है और जो मोहब्बत चलती है, इतना मुझे मजा आता है। मतलब रात को 7, 8, 9 बजे आपके यहाँ आता हूँ, सुबह का 5, 6 कब बज जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है बस ये चलती रहे, ये गजलें, ये नज़में, क्या क्या आपके कलाकार आते हैं। तो ये हम एक्टर्स हैं यार, हमको आर्टिस्ट लोग हैं। तो यही हमारी जिंदगी, यही मजा है। बाकी आप दिन भर काम कर रहे हैं, 25 दिन काम कर रहे हैं, उसमें एक दिन ये आया, तो आपके जीने का मुझे लगता है इंसान की खुशियां जो है उतनी खुशी मिलती है हमको। अनिश भाई, आपको बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, आपके ऊपर इतना जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मूवी बनाने का, क्या आपके कंटेम्प्रेरी मूवीज आ रहे हैं जी जैसे धुरंधर, जी शायरा, जी ये सब मूवी जी आती गई है, बॉर्डर 2 कंटेम्प्रेरी चल रही है, इससे जी पहले भी चले, तो जी आपको एक मेंटल प्रेशर रहता है कि मेरी एक क्या प्रेशर आपके काम को अफेक्ट भी करता है जब आप काम, जैसे आपका भी शूटिंग चल रहा है जी और बाजू में ये सब मूवीज का जी परफॉर्मेंस जी हो गया, जी बड़े बड़े आपके पास जी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स जी। हैं, तो माइंड में चलता है क्या ये प्रेशर नहीं आ देखिए, जाता क्या है कि आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू डॉक्टर सर, कि एक प्रेशर तो रहता ही है कि यार हम, क्योंकि बहुत उम्मीद है लोगों की, अब बहुत पैसा लगाया पिक्चर में तो फिल्म चलनी चाहिए। बट आपको मैं यकीन दिलाऊं कि अगर बाजू में क्या शूटिंग चल रही है, वहाँ क्या चल रही है, मुझे कभी उस चीज की, या फिल्म लाइन में क्या फिल्में बन रही है, किस तरह के लोग बना रहे हैं, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि भाई मैं जो बना रहा हूँ, आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे लगता है यार सबसे बेस्ट पिक्चर मैं बना रहा हूँ। अब वो हो ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मुझे अपनी ही फिल्म, एंड मेरा कंपटीशन भी मैं शायद अपने आप से ही रखता हूँ कि यार मैंने ये भी किया है काम, मैंने ये भी काम किया है, मैंने ये भी लिखा, मैंने ये भी किया, ये भी किया है, अब ये पिक्चर यार वैसी होनी चाहिए। तो लेकिन हाँ, ये जरूर रहता है कि नहीं यार फिल्म चलनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कमर्शियल है मामला। लोगों ने हमको भी कुछ पैसे दिए हैं फिल्म बनाने के, हमें भी अपना वो दिया है और एक उम्मीद पे दिया है, तो फिल्म चलनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि भाई फिल्म चलनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि जैसे आप लोग कल्ट मूवीज की करते हैं, आप उसकी फ्रेंचाइज करते हैं और उसमें एक इमोशन रहता है, लेकिन आपको फ्रेशनेस भी देना है जी। और वो प्रेशर रहता है कि देखिए क्या है डॉक्टर भूल भुलैया साहब, का जो आपने बिल्कुल बिल्कुल कल्ट फिल्म जो होती है ना, वो आप प्लान नहीं कर सकते। जैसे आज मुझे लोग कहते हैं कि यार वेलकम, नो एंट्री, ये सब कल्ट फिल्में कि आप 20 साल हो गए लोग देख रहे हैं, आज भी मजा कर रहे हैं। तो इसका क्या है कि ऐसे प्लान नहीं कर सकते, आपने एक नॉर्मल पिक्चर लिखी है और फिर लोगों का प्यार मोहब्बत मिला है। और जैसे मैं भूल 2 कर रहा था, तो नेचुरली वो एक प्रेशर होता है कि यार पहली फिल्म इतनी अच्छी थी, लोगों को इतनी पसंद आई, तो हम क्या करें। तो क्या होता है जब ये इस तरह की फिल्में बनाते हो तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको ये भी याद रखना है कि इस फिल्म के अंदर या इस फिल्म जैसा कुछ लगना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली वही नहीं लगनी चाहिए, नयापन भी होना चाहिए। फ्रेशनेस भी तो होना मुझे चाहिए। लगता है कि जो हम फ्रेंचाइज पे काम करते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 जो लिखते हैं, दैट इज मोर डिफिकल्ट। और एक अच्छाई होती है कि लोगों के, क्योंकि फिल्में इतनी चली होती है तो उनका गुडविल जरूर होता है, तो एक इनिशियल लगता है। बट मुझे लगता है कि नहीं, फिल्म जो है, और उसमें आपको एक थोड़ी फुटेज भी ज्यादा मिलती है कि पहले फिल्म में आपको बहुत कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ता है, अभी ऑलरेडी सब इस्टेब्लिश है। जैसे आज मैं अगर बनाऊं नो एंट्री, तो मुझे पता है कि ये सबको मालूम है कि चाहिए ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, मैं आज वेलकम बनाऊं, तो मेरे लिए थोड़ा कि उतनी मेरे वेस्टेज नहीं हो गई, मैं सीधे
पॉइंट पे आ सकूंगा। उस पिक्चर में मुझे पहले स्टैब्लिश करना पड़ा कि ये एक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये सिचुएशन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, 15-20 मिनट। तो वो 15-20 मिनट भी हम और फन कर सकते हैं। तो वो अपने आप में जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, एंड लोगों को इतना प्यार भी मिला होता है तो डर भी रहता है। बट यस, मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। जो ये भूल भुलैया से मेरे को ये पॉइंट निकल के आया, मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो भय, फियर जी एंड कॉमेडी, जी क्या कहीं साइकोलॉजिकली, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, आप इतने सारे क्रिएटिव काम करे और मेन आपका पर्पस है कि मासेस को एंटरटेन करना, मासेस को एक मैसेज के साथ एक इनको एक लाइट हार्टेडनेस करके देना। तो फिर भूल भुलैया जैसे मूवी ये सब आपने करी, तो क्या आपको लगता है कि ऊपर माइंड में फियर एंड कॉमेडी दोनों कुछ कनेक्टेड है कहीं? कुछ अपना वो जो है ना, जो कहते हैं जो रस होते हैं, तो जो रस है, जैसे हमेशा मुझे लगता है कि अगर भय रस जो है, भय हॉरर, उसके साथ जब हास्य रस बनाएंगे आप कॉमेडी, तो वो जल होता है। अभी जैसे जब मैं फिल्म बना रहा था भूल भुलैया, तो मेरे लिए वो हॉरर कैसी बनानी है वो उतना मुश्किल काम नहीं था। वो तो मुझे पता है, थोड़ी सी लाइटिंग ऐसे कर देंगे, थोड़ा सी शेडोज डाल देंगे, थोड़ा ऐसा म्यूजिक डाल देंगे, थोड़ा क्रिएट होगा। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये था कि यार ये फिल्म जब है, मैंने ज़्यादा फिल्में कभी इंजॉय बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने हॉरर फिल्में मैंने बहुत ज़्यादा देखी भी नहीं। लेकिन जब ये फिल्म बनाने की बात है तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मुझे लगता है मोर देन 100 फिल्म्स मैंने अलग अलग डायरेक्टर की, जो ग्रेट डायरेक्टर्स उनकी फिल्में देखी, एंड मैंने समझने की कोशिश की कि ये फेयर कैसा क्रिएट करते हैं। तो फेयर सिर्फ इस तरह नहीं क्रिएट कर सकती कि आपने एक अगली आदमी बना दिया और म्यूजिक डाल दी, उसका एक पूरा साइंस है, उसका एक पूरा मेथड है। तो वो कैसे करते हैं आप, तो वो मैंने देखा। लेकिन मैंने फाइनली ये फील किया कि यार इतनी हॉरर है कि मुझे भी टेंशन हो रही है देखने में। अच्छा, मैं फिल्में बनाता हूँ अपने फैमिली फिल्म, उसमें मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी ऑडियंस, मेरे को जो बहुत पसंद भी लोग हैं, मेरे बच्चों से मुझे बहुत मोहब्बत है। तो यार बच्चों को देखना चाहिए, तो मैंने बोला यार ये तो ए बन जाएगी फिल्म, जब मैं इतनी हॉरर बनाऊंगा तो बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो क्या करूं मैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था डॉक्टर साहब, कि मैं ऐसी हॉरर फिल्म बनाना चाह रहा था जिसमें लोगों को डर भी लगे, लेकिन बच्चों को डर उतना लगे जितना रोलर कोस्टर में बैठने तक लगता है, कि उन्हें बैठना भी है, डर भी है, लेकिन वो बैठना भी चाहते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं उतना। तो वो एक जो तराजू है वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था कि यार इतना ही डर डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है, राइट अमाउंट ये। और उसके बाद कॉमेडी भी डालना है कि बच्चे जो है अगर फिल्म देख रहे हैं तो कंबल यहीं तक जाए, यहां नहीं जाना चाहिए। तो वो जो इतना से जो गैप है वो आपको दिमाग में रखकर, तो कई मतलब मेरे साथ जुड़े हुए लोग बोलते थे, सर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लाइट क्यों ऐसा आपने बुझा दी, जला दी, ये तो बहुत हॉरर लग रहा है। तो मैंने बोला नहीं यार इतना हॉरर नहीं लगाना है। तो उनको शायद समझ में नहीं आया यार इतना हॉरर क्या होता है, हॉरर पिक्चर है वो आपके जहन में होता है, जो शायद स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है कि कितना हॉरर बनाना है, कितना करना है। तो ऑलवेज वो बच्चे मेरे दिमाग में थे, और जब मैंने फिल्म देखी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मैं कई आज स्कूल के अंदर कई मतलब गया कॉम्पिटिशन, वो कोई अपना मंजुलिका बन के आ रही, कोई बच्ची कोई रूह बाबा बन के आ रहा है, तो इतना लोगों ने प्यार दिया, बच्चों ने, बच्चों को भी बहुत पसंद है। आज मेरे जो बेटी का बेटा है वो एक दिन स्कूल से मुझे फोन करता है, बोले कि उस बहुत स्मार्ट लड़का है वो वाला जो लिखा है जिदान। हाँ। तो बोला मुझे यार नानू मेरे दोस्त बात करना चाह रहे हैं, तो उसने चालू कर दिया। अब वो उसके जो 15-20 बच्चे हैं वो सब एक ही बात मुझसे पूछ रहे हैं, ये भूल भुलैया 4 कब बनाओगे अंकल। तो बच्चों के लिए इतना, तो मैं बहुत खुश हुआ था जब वो फिल्म हिट हुई थी भूल भुलैया 2, कि यार नहीं यार ये मैंने करेक्ट हॉरर बनाई है, मुझे बहुत ग्रेट हॉरर, और ऐसा कि बाप लोग डर, वैसे नहीं बनानी थी, मुझे इतनी बनानी थी कि बच्चे मेरे वो फिल्म देख सके, कंबल यहां तक ले जाए, उसके ऊपर नहीं जाए, रोलर कोस्टर में बैठे हैं, उसका मजा भी आ रहा है। तो ये एक जो है ये डायरेक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लोगों को उसके जहन में होता है। बट मुझे लग रहा है आपको डीकोड करने के लिए मुझे लगेगा 2-4 कभी भी दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या है, 2-4 दिन के आपको हिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ माल भरा हुआ है। अरे सर क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, 50 साल मतलब कितनी फिल्में लिखी है, कितने डायरेक्टरों के साथ काम किया है, कितने एक्टरों के साथ काम किया है, तो वो है। आप 35 साल के लग रहे हो, बाल आने के बाद शायद मैं बोलूंगा कि 30 के लग रहे हो। हाँ नहीं, आपके 5 साल आपने कम किए, 10-15 साल का फर्क पड़ा है मेरे में जब आपने बाल किए। तो मैं बहुत डरा भी हुआ था डॉक्टर साहब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे जब बोनी जी ने बोला आपके बारे में, तो मैंने बोला नहीं यार मैं तो नहीं कर सकूंगा। तो बोले यार बहुत अच्छा है ये है वो। मैंने बोले काम करिए, पहले आप कर लीजिए फिर मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बना दी, करवाया गया। करने के बाद जो है 6-8-10 महीने बाद जब मैंने उनको देखा तो मैंने बोला यार ये क्या किया है, तो बोले सर वही है। तो मेरा दिल हुआ नहीं यार, फिर मैं आपसे मिला था, मैंने बोला हाँ सर करिए। तो इनिशियली आई वाज स्कैर्ड, लेकिन मुझे लगा कि जब वो 2 दिन में आपने मेरा कर दिया, एंड
कुछ बहुत ज्यादा ऐसा पेन जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए, नो पेन नो गेन। थोड़ा बहुत पेन जो है वो है। इंजेक्शन भी जब हम लगाते हैं बच्चों को भी और खुद भी जब लगाते हैं, भाई बीमार है, अभी इंजेक्शन लेना है, लग रहा है, और दर्द हो थोड़ा सा, उसी तरह। लेकिन वो 1-2 दिन के जो भी किया आपने, उसके बाद देखिए आज मेरे में कितना फर्क है। जितने लोग मुझे मिलते बोले, अनिल भाई यार आप तो कमाल लग रहे हो, ये लग रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये डॉक्टर साहब जो है उन्होंने कमाल किया, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ये आर्ट है। आर्ट। ये अभी हम आपके ये बाल क्या डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि कई लोगों को मैंने देखा, उनका ये जो पोषण होता है ना, इससे मालूम पड़ता है कि भाई इन्होंने प्लांटेशन किया है, हेयर प्लांट किया है। ये आपका कमाल है कि बाकी सब अच्छा है, बट ये मालूम नहीं पड़ता, ये मालूम ही नहीं पड़ता है। तो जो आपने बीच में लगाए हैं वो करेक्ट, जो साइड में यहां लगता है ना, यहां से आदमी पकड़ा जाता है। एंड मैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को देखा, यहां पकड़ा जाता है मामला। ये जो आप करते हैं ना अनिश भाई, ये मेन आर्ट है। हाँ। कि जो हेयर लाइन, आई रिमेम्बर कि जब मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर आपने मुझे देखा, अभी कहा, बोले यार एक काम करता हूँ मैं 50 और लगा दे। मैंने बोला सर हो गया ना? बोले नहीं सर, यहाँ मुझे लगाना है कुछ। तो फिर जो आपने वो जो है वो जैसे आप बोलते हो कि आपको पूरा मूवी में जो पैशन जो है आप करते हो, क्रिएटिविटी, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा, क्योंकि कोई भी दो चेहरा दुनिया में एक जैसे नहीं है। और बालों की पोजीशनिंग, जब बोनी जी के बालों की पोजीशनिंग अलग है आपसे, मेरे से अलग है, तो वो एज अ क्रिएटिव पर्सन अगर आप इमेजिन करते हो, देन यू बिकम आर्टिस्ट। वो अगर इमेजिन नहीं कर पाते देन आप साधारण, वही थोड़ा सा ही फर्क होता है ना समझने का। तो मैंने अभी कई लोगों को देखा, यहाँ से मालूम पड़ जाता है, बीच में तब नहीं मालूम, यहाँ से मालूम पड़ता है। तो मुझे कोई बोल ही नहीं सकता है कि आपने कुछ किया है। एंड जब लोग मुझे देखते हैं, यार कितना डिफरेंट लग रहे हैं आप, क्यों ऐसे लग रहे हैं? तो मैं बताता हूँ, मैंने अरे हाँ आपने बाल सब किए हुए हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो बोले यार मालूम ही नहीं पड़ता आपका। मैंने बोला सर यही तो फन है आपके इसमें मूवी इंडस्ट्री में बालों का, क्योंकि लुक है वो, लुक का बहुत ही, बिल्कुल बहुत अहमियत है। आप जब कास्टिंग करते हैं लोगों को, आपके दिमाग में रहता है कि इसके बाल अच्छे हैं, बाल कम है? नहीं यार, कैरेक्टर के हिसाब से देखना पड़ता है, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे बाल हैं फर्स्ट क्लास से, तो यार मुझे लगता है बाल जो है ना डॉक्टर साहब, ये एक ताकत है। आप अच्छे से अच्छे आदमी को, मतलब बाल जरा गायब कर दो तो कैसा लगेगा, और बाल आएंगे अच्छे हैं तो कैसा लगता है। कई जगह लड़कियों से इश्क इसलिए, यार क्या बाल है, क्या जुल्फे। अभी कितने शायरों ने जुल्फों पे पता नहीं न जाने लाखों करोड़ों शेर ऐसे नहीं दिए। तो वो है, बाल की जो ताकत है वो है, आपकी खूबसूरती को और निखारता है बाल। हाँ, बट आप जब खुद आज डायरेक्टर, जब आप किसी एक्टर को लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके नजर में रहता है कि बाल कम है, ज्यादा है? नहीं, वो कैरेक्टर के हिसाब से होता है कि भाई अगर ये कैरेक्टर है, और फिर अगर वो कमी लगती है हमें, तो फिर कभी हम विग पहनाते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी बंडाना पहनाते हैं, कभी टोपी बनाते हैं, वो सब कर लेते हैं। लेकिन हाँ यार, खूबसूरत इंसान ज्यादा और लगता है। जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपको क्या लगता है कि डिवाइन परसेप्शन है आपका, या ये आप इतने सालों की जो मेहनत और डिसिप्लिन करी, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, वो अभी आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में आता जा रहा है, या एवरी टाइम यू फील डिफरेंट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं इतने सालों की जो मेहनत है मेरी, और जो एक्सपीरियंस, कहते हैं कि एक्सपीरियंस का शॉर्टकट नहीं है, तो वो एक होता है एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस भी है, बॉडी वर्क भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी बात, मैं करप्ट नहीं हुआ हूँ, मेरे बिल्कुल अंदर से एकदम क्लीन हूँ, मासूम हूँ, बच्चों। तो शायद ऊपर वाले का भी बहुत एक हाथ होता है कि जब मैं बैठता हूँ तो कुछ थॉट्स जो आते हैं, अब ये हमारे उर्दू में कहते हैं इसको नाजिल होना। जो शायर है वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने ये लिखा है नहीं कहते ये कहा है। तो वो जब बैठते हैं कुछ चीजें नाजिल होती है, आदमी लिखता चला जाता है, और लिखने के बाद उसको लगता है यार इतना खूबसूरत ये मैंने कैसे लिख दिया। तो ये मुझे लगता है ये ऊपर वाला जो है ना, ये अपने यूनिवर्स में ही है सब थॉट्स। आप किसी चीज पे बैठे, देन आपका कॉन्सेंट्रेशन, कि आप बैठे एक चीज को सोचने के लिए, तो थॉट्स इधर ही है, यही है, लेकिन वो घूम रहे हैं ऐसे, उनको पकड़ के कैसे एक जगह लेके आएंगे, तब आते हैं जब यू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ राइट पाथ, तो आपको थॉट समझ में आने शुरू होता है। तो एक्सपीरियंस भी बोलिए, मेरी सादगी भी बोलिए, थोड़ा नाजिल होना ऊपर से वो भी बोलिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन, लॉट ऑफ थिंग इज देयर टू। नहीं, इसका साइंस मुझे समझ में आ गया। आप जो बोल रहे हैं कि आपकी सबसे पहले वो कनेक्टिविटी होनी, तो तभी होगी तब होगी जब आप क्लीन हो, सादगी जब। अगर आपने सर जो पूरा मटका है उसके अंदर सब कुछ भर दिया तो कुछ नया आ ही नहीं सकता, कुछ जगह होनी चाहिए ना कोई चीज आने के लिए, तो अपने आप को पूरा भरना नहीं चाहिए। अब आते हैं लास्ट में बालों के ऊपर। आपके हिसाब से जो एक्टर्स होते हैं कितने सेंसिटिव होते हैं बाल को लेके, और जब स्क्रीन प्रेजेंस में जाते हैं या शूटिंग में जाते हैं
हाउ मच मुझे लगता है डॉक्टर वो होते हैं, क्योंकि देखो अभी आपको बताऊं कि चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो हमारे, वो एक हेयर वाले तो आते ही हैं शूटिंग पे। वो क्यों आते हैं कि भाई चलो ये थोड़ा सा ठीक करे, क्योंकि हेयर इज हेयर, आदमी और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो हर आदमी, हर एक्टर के साथ एक हेयर एंड एक मेकअप वाला आता है, बट हेयर वाला भी आता है। ये मेरा दोस्त है, छोटा भाई है दर्शन, जो करता है हेयर, अलीम हकीम। हाँ अली मिल रही मुझे। हाँ अरे ये अच्छी बात यार, 2-3 दिन पहले कोई अपना वो था अपना प्रीमियर या कुछ था ओ रोमियो का, तो मैं गया तो मुझे अलीम मिला। तो अलीम ने मुझे कहा अरे यार अनिल क्या जबरदस्त लग रहे हैं बाल, बहुत चाय वो, फिर आपके बारे में काफी बातें हुई। 1-3 दिन पहले की बात है। अली मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा प्यार करता है। आप जो है क्या एडवाइस करो लोगों को जिनको हेयर लॉस की इश्यूज हैं? जैसे आपको तो रेफरेंस मिल गया बोनी जी का, आप तुरंत आप आ गए डॉक्टर के पास, बट आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे? बिकॉज आपका लुक वाला मुझे लगता है डॉक्टर साहब एक अजीब मिसकंसेप्शन भी है इस बारे में कि ये बहुत पेन होता है और बहुत तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल जो होता है उतना होता है और वो बेरेबल है। आप अगर आप कर रहे हैं तो आप जिंदगी का अपने 1-2 दिन जो भी बैठना है करना है ये कर देंगे, उसके बाद तो फिर आप मजे करिए ना, आप देखिए आपकी जुल्फे भी उड़ रही है हवा के अंदर, वरना वो सिर्फ हवा ही चल रही है, तो वो ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि सर जो लोग करना चाहते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं खुद बहुत वो था कि नहीं भाई मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मेरे जैसे इंसान ने जब ये कर लिया और मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये काम जो मैंने अभी किया ये पहले क्यों नहीं कर लिया, आई एम लेट। तो मुझे लगता है लेट ना हो, बेटर है कि लोग फटाफट करें। और यार वो उससे अलग उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अलग होगा, थोड़ा स्टाइल अलग होगा। वो देखिए बोनी जी में देखिए कितना डिफरेंस आज का वो आप दिखा रहे थे। हालांकि बोनी जी तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहे हैं बिगनिंग में भी, लेकिन अभी का जो कॉन्फिडेंस, जो स्टाइल, जो खड़ा रहना है, जो बोलना है, जो देखना है, जो बात करना है, वो अलग है। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, और अगर करना है कहीं पर तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट जगह है वो है आप। इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं और आपको मैं जानता हूँ, बट प्रदीप जी मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं बहुत जगह मिला, बहुत जगह देखा, बहुत जगह सब आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि यार मुझे करना है नहीं करना है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, मैंने सब फील किया। और आपके साथ जब करवाया प्रदीप जी, यू आर जस्ट नॉट ए डॉक्टर, यू आर अ आर्टिस्ट। और जितनी मोहब्बत से आप वो करते हैं, और खासकर ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, मुझे लगता है कि जो बेस्ट है वो ये जगह है। बाकी कहीं और करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको जिंदगी का बेस्ट चाहिए तो फिर यहीं आना है। अगर आपको कभी अनीस भाई मौका मिले या कभी आपके दिमाग में आया कि कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसी चीज क्रिएट किया जाए जिसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जी, चाहे हेयर हो चाहे लुक हो, और उसकी उस इंसान की एक ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसकी लाइफ बदली, उसकी सब कुछ बदला, कभी ऐसा कभी आपके दिमाग में आया? जैसे बाला करके मूवी आई थी, हाँ जिसमें बाल का था। नहीं ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा कुछ आता है तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। एंड देखिए क्या है यार, एक जिंदगी मिली है डॉक्टर साहब, और हम लोग तो खैर ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होना है तो हमको तो एक ही जिंदगी मिली है। तो वो जो एक जिंदगी है यार, उसको जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से और जितनी खूबसूरती से आप गुजार सके, और उस खूबसूरती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाल भी है। नहीं, आपने जो बोला कि एक ही जन्म, आप बोलते हो इस्लाम में बोलते हैं कि एक ही जन्म है, बट तो हिंदुइज्म में जो शंकराचार्य ने बोला कि दोबारा जन्म होना नहीं चाहिए। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वो बोलते हैं कि ऐसा कर्म कर जाओ। अभी मैं एक फिल्म भी करने जा रहा हूँ पुनर्जन्म पर, तो मैं लिखता पुनर्जन्म पर, वो सब ठीक है। मेरी जो भूल भुलैया 3 थी वो पुनर्जन्म पे था पूरा, वो सब है। बट हाँ, हमारे इस्लाम में कहते हैं कि भाई एक जन्म है। वो तो पता है हमको, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो हिंदुइज्म में ये बात आपने चूंकि बात को पकड़ी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको पता है सब पढ़ते हैं आप, या और अभ्यास भी करता हूँ। तो शंकराचार्य ने बोला कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठर शयनम, बोले दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु, दोबारा माँ के पेट से आना वो नहीं होना चाहिए। कि कर्म ऐसा कर जाओ एक बार में, क्या बात है, ये आखिरी हो, खत्म हो, क्या बात, दोबारा नहीं आना। तो वो एक मतलब पैदा इसीलिए हुए कि दोबारा नहीं पैदा हो, तो एक जन्म एक ही होना चाहिए। और एक जन्म भी बहुत है, अगर आपने उसको एक मकसद के साथ गुजारा है और अच्छाई से गुजारा है, तो एक जन्म भी बहुत है। बहुत मोहब्बत देने के लिए भी, बहुत मोहब्बत करने के लिए भी, लोगों में प्यार बांटने के लिए, काम करने के लिए। देखिए क्या है, जैसे क्रिएटिविटी जो है वो एक समंदर है, आप जितना डूबेंगे धीरे 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 आपको एहसास होगा कि नहीं यार मैं तो भाई यही हूँ, बहुत है। तो एक जन्म काफी भी नहीं है ये सब करने के लिए, बट एक जन्म वैसे बहुत काफी है जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मोहब्बत बांटना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। जैसे बाल है, बाल 3 मिलीमीटर to 4 मिलीमीटर स्किन के अंदर है जी, इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर है,
उसको मास्टर करने के लिए मुझे पता है कि एक जन्म काफी नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे 1-2% आता है बाल का, अभी 98-99% पूरा है। डॉक्टर साहब, जिसको ऐसा फील होता है जैसा आपको, मुझे ऐसा फील होता है मेरे आर्ट के लिए, मेरे डायरेक्शन के लिए, मतलब दे आर कॉन्शियस पीपल, और उन्होंने बहुत मेहनत की। जो आदमी मेहनत नहीं करेगा ना, उसको ये लगेगा मुझे अब सब आता है। सब आता है कैसे? नहीं, इसलिए कि ये बहुत वास्ट चीजें हैं, और आप में नम्रता यही है कि आपको बहुत कुछ आता है, उसके बाद आप कहते हैं कि भाई मुझे 1% 2% आता है। लेकिन सर, ये 2% जो है, अगर आप बोल रहे हो, इट इज इनफ, इट इज इनफ। हाँ, उसमें एग्जैक्टली मैं उसी चीज को फिर ये भी बोलता हूँ कि उसने वो 1-2% से इतना कुछ मुझे मिला, आपके से लोगों का संपर्क मिला, आप लोग आपसे बैठे, देखिए आपकी जो बातों से मुझे इतनी क्रिएटिविटी, मैं बात सुनते सुनते मेरे अंदर चीजें बदल रही हैं, मैं बदल रहा हूँ। मैं आई विल बी ए बेटर डॉक्टर। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट सर्जरी करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आई विल बी बेटर डॉक्टर। मैं और बेटर से करूंगा। आपसे सर, जो आपके साथ मजा आता है इसलिए कि आपके अंदर जो मोहब्बत है, नॉट ओनली सर, देख डॉक्टर, आज मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप नहीं, आपका स्टाफ का हर इंसान, मैंने आज तक नहीं देखा कोई एक इंसान जिसमें वो मोहब्बत नहीं हो, वो प्यार ना हो। 10 लोग आके सर चाय पी लीजिए, सर ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये नहीं होता है। आदमी ने एक बार पूछ लिया, बोले हाँ नहीं पीना, बट ठीक चलो। बट जो है ये मोहब्बत आपके शायद नेचर की वजह से सारा स्टाफ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था जब मैंने ये 2 दिन ऑपरेशन करवाया तो जो 8-9 लोग थे, एक पर्सनल कनेक्शन हो गया उन लोगों से। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो प्यार जो आप देख रहे हो यहाँ, योगी जी, यस, गुरु जी से आती है। परमन चौगान ये बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए खाली नहीं, सेवा के भाव से काम करेंगे तो लोग फिर आपसे जुड़ेंगे प्रेम के लेवल पे। और वही हमारे जीवन का मेन काम, जो आप मूवी बना के लोगों को प्रेम बांटते हो, हंसी बांटते हो, तो बोलते हैं कि दैट शुड बी योर गोल। और मुझे वही मैंने आपको बोला, इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान को पैदा किया है। यस, एग्जैक्टली। अगर सिर्फ इबादत करवानी होती कि भाई मेरी आप सिर्फ इबादत करो, तो फरिश्ते बहुत थे, बहुत फरिश्ते हैं, वो पूरे 24 घंटे सिर्फ इबादत करते रहते। सिर्फ इबादत नहीं, इबादत के साथ मोहब्बत, प्यार लोगों में बांटो। एग्जैक्टली, गुरुजी ने वही शिक्षा बताई कि गुरुजी ने बोला, उनकी जो पहला स्पीच था 1920 में जो अमेरिका में दिया था, उन्होंने बोला साइंस ऑफ रिलीजन, पहला बोला साइंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर सेम, दैट इज लव। सर वो हमारे यहाँ यही है कि भाई इंसान की जो सेवा आप कर रहे हैं, जो मोहब्बत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, इसके लिए ही पैदा किया गया, इंसानियत के लिए पैदा किया गया इंसान को, वरना इबादत के लिए बहुत फरिश्ते हैं। एकदम, गुरुजी ने बोला कि खाली ध्यान करने से नहीं, आपको सेवा भी करनी है। बोले सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा तुमको, अगर सेवा के भाव से। हमारे यहाँ तो बड़ी अजीब चीजें हैं सर। जैसे आपको बताओ कि भाई हम जो है, अगर हमारा पड़ोसी तकलीफ में और हमें नहीं मालूम है, तो ये क्या पड़ोसी हुआ? बोले कि जो बाहर की तकलीफ नहीं मालूम, और शायद वो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करे, हर गुनाह ऊपर वाला माफ कर देगा। अगर आपने लेकिन किसी इंसान को साथ बुरा किया है तो वो माफ नहीं करेगा, वो इंसान ही के साथ है। तो बड़े से बड़े गुनाह ऊपर वाला माफ करने के लिए तैयार है वो, लेकिन कहते हैं जो मेरी मखलूक है, जो लोग जिनको, उनके साथ गलत मत करो, उनसे मोहब्बत करो। एग्जैक्टली वही टीचिंग है गुरुजी की, और वही हम कोशिश करते हैं कि हर कोई यहाँ, हर धर्म का मकसद ही मुझे लगता है प्यार देना है। यस, एग्जैक्टली। और जो चीज इसके खिलाफ जा रही है, मुझे लगता है वो धर्म नहीं है। फिर मुझे लगता है कि कोई धर्म की बुक में किसी भगवान ने, किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने ये कहा है भाई ये मार दो इसको काट, नहीं, कभी नहीं। सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो। और डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले भी बताया, यही एक चीज है, सब होना चाहिए, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए हर इंसान के बीच में। आप देखिए कितना आदमी खुश रह सकता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। Yes. It is a pleasure talking with you, डॉक्टर साहब। एंड जब आप दोबारा बोलेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। एकदम नहीं, आपको एक बार में तो मैं उतार नहीं पाया कप में, मुझे 2-3 और कप चाहिए। ये है अनीस भाई हैं, आपने, ये इंसान नहीं है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, पूरा एक एरा है, एरा। ये जो करके गए, ये एक्चुअली ये मानवता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए, आपको अपने काम में नंबर 1 होना चाहिए, उसके लिए क्या लगन चाहिए बताया इन्होंने। कितनी मेहनत, कितनी जुनून, कितनी काम से मोहब्बत, अपना पैशन को उन्होंने प्रोफेशन बनाया। कितना स्ट्रगल, जब लंच करने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो वाला स्ट्रगल उन्होंने बताया। और एकदम सुपर स्टारडम में भी कैसे ह्यूमिलिटी के साथ रहना है, और ये मान लेना कि मुझे बहुत कम आता है, मुझे और बहुत कुछ काम करना है। और एंड नेवर, गुरुजी बोलते, परमहंस योगानंद बोलते हैं कि व्हेन पीपल प्रेज यू, जब लोग आपकी बड़ाई करते हैं, सो डोंट रिलैक्स ऑन योर लॉरेल्स, मतलब पागल मत हो जाओ, खुश, देन वर्क हार्डर टू बिकम बेटर।
ये पूरी की पूरी एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी की कॉन्सेप्ट है, मानवता की कॉन्सेप्ट है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। मैटेरियल एक्सलेंस होना चाहिए, प्रेम जो कि असली चीज है, जो जिसको सीखने के लिए हम धरती पे आए हैं। हम धरती पे प्रेम को सीखने के लिए ही आए हैं। जो कुछ भी आप अपना मूवी बना रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, तो ये बाकी सारी जो चीजें हैं वो मीन्स है, एक जरिया दिया भगवान ने हमको, लेकिन है अल्टीमेटली प्रेम को सीखना है, प्रेम को प्रैक्टिस करना है, प्रेम को बांटना है। एंड वो आप वही कर रहे हो, इसलिए यू रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी, Thank you, sir. रिप्रेजेंट। Thank you very much. It's a pleasure talking with you.